कंपनी लॉ के सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स के लिए ध्यान से सुनेगा। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग बच्चे, जितने वेरी लगाने लगा लो सब कम पड़ जाएंगे। कंपनीज एक्ट में 97 कॉन्सेप्ट्स हम 97 मिनट्स में कवर करने वाले हैं बच्चे। मतलब ये जो वीडियो जिस पे आप अभी आए हैं इसके अंदर मैंने कंपनीज एक्ट के 97 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है बच्चे। एंड इसमें से आप अपना जो एग्जाम है वो 50 to 60 मार्क्स का प्रिज्यूम कर सकते हो कि आएगा। मतलब अगर आपने 1.5 घंटा दे दिया और ये सारे 1 मिनट के जितने भी मैंने आज तक नॉलेज रील्स बना रखे हैं उन सबको हमने यहाँ मर्ज कर दिया बेटा आपके लिए, ताकि आपको बार बार अलग अलग जगह पे ढूंढना ना पड़े। एंड इन सबको मर्ज करके हम लोगों ने आपके लिए 97 कॉन्सेप्ट्स 97 मिनट्स में लाए बेटा। और इसमें से आप देखेंगे पेपर में कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो कवर हो गए हैं। तो आप अपना एग्जाम देने से पहले इस रील को जरूर देखेंगे, रादर आई वुड से इस वीडियो को जरूर देखेंगे जो सारी रील्स को मर्ज करके बनाई गई है। आपको सिर्फ 90 मिनट्स देने हैं, कभी भी आज कल परसों सोने से पहले आप इसको जरूर देखेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आपको पता चलेगा कि सर क्या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमको मिली है। हर रील 60 सेकंड्स की है, लेकिन इस 60 सेकंड के अंदर भी हमें क्या क्लैरिटी मिली है सर। और ये 90 मिनट, ये 1.5 घंटे ने वाकई में सर हमारी कंपनी लॉ के एग्जामिनेशन में पूरा सपोर्ट किया। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अभी लगता है आपको कि पास होगे कि नहीं, तो इस वीडियो से आपकी एग्जामिनेशन पक्की है। आपको लगता है कि आपकी एग्जामिनेशन तो आई जाएगी, आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप वन ऑफ द टॉप स्कोरर इन कंपनी लॉ अक्रॉस इंडिया बन सकते हैं। तो देर किस बात के बच्चे, आइए स्टार्ट करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 को आए हुए 10 साल हो चुके हैं। जब कंपनीज एक्ट आया था तो उस टाइम पर उसमें 29 चैप्टर्स थे, लेकिन आज तक क्या आप भी 29 चैप्टर्स ही पढ़ रहे हैं? कभी आपने जानने की कोशिश की कि क्या उन 29 चैप्टर्स में कुछ चेंज हुआ, कोई नया चैप्टर आया, कोई पुराना डिलीट हुआ? आइए समझते हैं। तो 29 चैप्टर्स जो कंपनीज एक्ट के अंदर थे 2013 में, उसमें से एक चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक कंपनीज, ये ओमिट हो गया था 2016 में जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था। एंड एक नया चैप्टर नंबर 21A प्रोड्यूसर कंपनी नाम का चैप्टर इंसर्ट हो गया था। तो कहने का मतलब 2013 में जो 29 चैप्टर्स थे उसमें से चैप्टर नंबर 19 हट गया था, तो 28 चैप्टर्स रह गए थे। और फिर दोबारा से एक नया चैप्टर आ गया, चैप्टर 21A प्रोड्यूसर कंपनी। तो टोटल मिला के दोबारा इंटैक्ट 29 चैप्टर्स ही है। थैंक यू। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर 7 स्केड्यूल्स दिए गए हैं। इन 7 स्केड्यूल्स की स्पेसिफिकेशंस को आइए समझते हैं। स्केड्यूल 1 जहां बात करता है फॉर्मेट ऑफ एमओए एंड एओए की, यानी कि उसके अंदर टेबल्स दिए गए हैं जिसके हिसाब से कंपनी अपना एमओए ड्राफ्ट करती है। वहीं स्केड्यूल 2 बात करता है डिप्रिसिएशन की। स्केड्यूल 3 बात करता है फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, यानी कि बैलेंस शीट एंड पीएनएल की। स्केड्यूल 4 बात करता है कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। स्केड्यूल 5 बात करता है हमारी कंपनी में एमडी, डब्ल्यूटीडी या मैनेजर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा एंड उनकी रेम्युनरेशन कैसे फिक्स की जाएगी। वहीं स्केड्यूल नंबर 6 बात करता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की। एंड स्केड्यूल 7 स्टेट्स अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटीज। एक बटन के क्लिक पे आज हम किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं एंड हम जब चाहें स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू उनको सेल कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस करने के लिए कौन सी 3 लीगल रिक्वायरमेंट्स है? आइए समझते हैं। पहली चीज, एवरी स्टॉक एक्सचेंज इज अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट। जी हां, आपको आरओसी के पास इनकॉर्पोरेट होना पड़ता है एज अ कंपनी। सेकेंड रिक्वायरमेंट, आरओसी के पास कंपनी रजिस्टर करने के बाद जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो आपको सेबी के पास जाना पड़ता है एंड यू नीड टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद सेबी एज इंटरमीडियरी अंडर सेक्शन 12 ऑफ सेबी एक्ट 1992। एंड थर्ड रिक्वायरमेंट, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन लेनी पड़ती है अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट 1956। तो इसका मतलब आपको कंपनी फॉर्म करनी है, सेबी के पास रजिस्टर होना है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन लेनी है, तभी आप स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस कर सकते हैं। कंपनी सिटीजन होती है कि नहीं, आइए समझते हैं। एक बहुत ही फेमस केस है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर 1963 का केस है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम पर एक एग्जम्पशन लाई थी कि अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं
एंड आप ट्रेडिंग से इनकम जनरेट करते हैं तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। वहीं एसटीसी ने सोचा क्यों ना इसका बेनिफिट लिया जाए और खुद को सिटीजन प्रूफ करके टैक्स से बचा जाए। एसटीसी के काउंसिल ने जस्टिस हिदायतुल्लाह खान के सामने बोला कि माय लॉर्ड ये कंपनी है और ये कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। माय लॉर्ड ये बीच में जो कॉर्पोरेट वेल है अगर हम इसको हटा दें तो डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेम हो जाते हैं। माय लॉर्ड ये तीनों के तीनों डायरेक्टर सिटीजन ऑफ इंडिया है, इसलिए कंपनी भी सिटीजन होनी चाहिए। वहीं जस्टिस हिदायतुल्लाह खान ने बड़े ह्यूमरस वे में हंसते हुए बोला कि वकील साहब एक बात बताइए, अगर ये तीनों के तीनों मैरिड है तो क्या कॉर्पोरेट वेल हटने से कंपनी मिसेज एसटीसी हो जाएगी? जिस पे जवाब आया नहीं। तो जब इनके मैरिड होने से कंपनी मैरिड नहीं हो सकती तो इनके सिटीजन होने से भी कंपनी सिटीजन नहीं हो सकती। वैसे तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट में दी गई है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है? क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या रिच कॉर्प सर्विसेज एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या एप्पल आईएनसी एक बॉडी कॉर्पोरेट है? आइए समझते हैं। कोई भी बॉडी जब इन 4 कंडीशंस को पूरा करती है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाती है। पहली चीज, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए दुनिया के किसी भी लॉ में। यस, यू हर्ड इट राइट, मैं इंडियन लॉ नहीं कह रहा, दुनिया के किसी भी लॉ में। सेकेंडली, उसकी सेपरेट लीगल एंटाइटी होनी चाहिए। थर्डली, परपेचुअल सक्सेशन होना चाहिए एंड कैपेसिटी ऑफ बीइंग स्यूड एंड स्यू होनी चाहिए। तो जो भी बॉडी इन चारों कंडीशंस को पूरा करेगी वो बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएगी। आइए जनरल मीटिंग के सेक्शंस को रिवाइज करते हैं। 96 एजीएम, 97 एनसीएलटी टू कॉल एजीएम, 98 एनसीएलटी टू कॉल एजीएम, 99 पेनल्टी, 100 ईजीएम, 101 नोटिस, 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, 103 कोरम, 104 चेयरपर्सन, 105 प्रॉक्सी, 106 restriction on voting right, 107 voting by show of hands, 108 e-voting, 109 voting by poll, 110 postal ballot, 111 circulation of members resolution, 112 representative of government, 113 representative of body corporate, 114 ORSR, 115 resolution requiring special notice, 116 resolution passed in adjourned meeting, 117 registration of resolutions required to be registered with ROC, 118 minutes, 119 inspection of minutes, 120 e-documents electronic documents में हम प्रिजर्व कर सकते हैं, 121 रिपोर्ट ऑन एजीएम, 122 एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर टू ओपीसी। सेक्शन 105 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो 4 बोलता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों का प्रॉक्सी बन सकता हूं, लेकिन इन नंबर तो ये लिमिट 50 है। क्या कैपिटल के हिसाब से भी कोई लिमिट है? आइए समझते हैं। रूल 19 सब रूल 2 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 बोलता है कि आप 1/10 ऑफ द टोटल कैपिटल से ज्यादा मेंबर्स को भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। 1/10 ऑफ द टोटल इशूड कैपिटल मतलब अगर मेरे को 2 लोग अपना प्रॉक्सी बना रहे हैं, एक की शेयर होल्डिंग है टोटल शेयर कैपिटल का 8%, दूसरे की है 4%, चाहे इन नंबर ये 2 ही लोग हैं जो मेरे प्रॉक्सी बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि कैपिटल मिला के टोटल इशूड कैपिटल का 10% से ज्यादा हो रहा है तो मैं दोनों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, मुझे किसी एक के बिहाफ पे प्रॉक्सी बनना पड़ेगा। ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, ये तो हमें पता है, लेकिन क्या स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है? आइए समझते हैं। कंपनी बोरो करना चाहती है विद इन द लिमिट, इसके लिए कंपनी को बीआर चाहिए एज पर सेक्शन 179 सबसेक्शन 3। कंपनी जो है वो बोनस शेयर इशू करना चाहती है, इसके लिए कंपनी को ओआर चाहिए अंडर सेक्शन 63 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी। कंपनी लिमिट से ज्यादा लेंड करना चाहती है, कंपनी को इसके लिए एसआर चाहिए अंडर सेक्शन 186 सबसेक्शन 3। तो ये तीनों ही स्पेशल बिजनेसेस के एग्जांपल है, जहां सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी में बीआर चाहिए, वहीं सेक्शन 63 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर ओआर चाहिए, वहीं सेक्शन 186 सबसेक्शन 3 में एसआर चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। स्टेटमेंट सही नहीं है, डिपेंड करता है स्पेशल बिजनेस की ग्रेविटी पे, उसके हिसाब से देखेंगे बीआर ओआर या एसआर की रिक्वायरमेंट को। अगर आप किसी कंपनी के मेंबर हो और आप एनुअल जनरल मीटिंग में जाते हो और कंपनी आपको किसी भी ग्राउंड पे मना करती है वोट करने से, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी कहती है कि सर आप हमारे मेंबर सिर्फ 6 महीने से हो और हमारे आर्टिकल्स में लिखा हुआ है जो कम से कम 12 मंथ्स से मेंबर होगा वही वोट कर सकता है, तो चाहे आप करंटली मेंबर हो लेकिन लास्ट 6 मंथ से हो, आप आर्टिकल की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे, तो सॉरी आप वोट नहीं कर सकते। क्या ये कंपनी का जो रीजन है वैलिड है? आंसर इज नो। कंपनी आपको किसी भी ग्राउंड पे वोट करने से मना नहीं कर सकती एक्सेप्ट कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स इज द ओनली रीजन जहां कंपनी आपकी वोटिंग राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। इसके अलावा अगर किसी और रीजन पे कंपनी आपको रोक रही है तो सच रीजन इज वॉइड एब इनिशियो, चाहे फिर वो आर्टिकल्स में ही क्यों ना लिखा हो।
सेक्शन 105 ऑफ द कंपनीज एक्ट मेंबर को ये राइट तो देता है कि वो अपने बिहाफ पे मीटिंग में प्रॉक्सी को भेज सकता है। यानी कि अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मेंबर हूं, मैं मीटिंग में नहीं जाना चाहता तो मैं अपनी जगह किसी और को प्रॉक्सी बना के भेज सकता हूं। लेकिन प्रॉक्सी के बारे में एक बात बड़ी फेमस है, प्रॉक्सी इज अ गन विदाउट बुलेट। व्हाट डज इट मीन, आइए समझते हैं। प्रॉक्सी को जब आप मीटिंग में भेजते हैं अपनी जगह पर, तो उससे कोरम में काउंट नहीं किया जाता। तो ये पहला ड्रॉबैक है प्रॉक्सी का कि वो कोरम में काउंट नहीं होगा। सेकंड, वो वोट बाय शो ऑफ हैंड्स नहीं कर सकता। अगर वोटिंग बाय पोल हो रही है तो ही वो वोट कास्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। एंड थर्ड, उसको डिस्कशन में कुछ बोलने का राइट नहीं होता। वो सुन सकता है लेकिन वो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डिस्कशन नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इन 3 लिमिटेशंस की वजह से हम बोलते हैं कि आप चाहे प्रॉक्सी को मीटिंग में भेज लें, लेकिन स्टिल वो एक गन रहेगा विदाउट। लिस्टेड कंपनीज को एनुअल जनरल मीटिंग की रिस्पेक्ट में एक एडिशनल कंप्लायंस करना पड़ता है। जी हां, जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 121 रेड विद रूल नंबर 31 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014, तो हमें पता चलता है कि हर लिस्टेड कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग करने के 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को एक रिपोर्ट ऑन एजीएम देनी पड़ती है, जो कि एमजीटी 15 में दी जाती है, जिसके अंदर रूल नंबर 31 के हिसाब से आपको कंटेंट्स देने पड़ते हैं कि जी मीटिंग कब हुई थी, कितने बजे हुई थी, कहां हुई थी, कितने डायरेक्टर्स आए थे, कितने मेंबर्स आए थे, चेयरपर्सन कौन बना था, क्या क्या आइटम्स डिस्कस हुई, कितने रेजोल्यूशन पास हुए, कितने नहीं हुए, क्या मीटिंग एडजर्न या पोस्टपोन हुई थी। ये सारी चीजों की रिपोर्ट एक लिस्टेड कंपनी को देनी पड़ती है आरओसी को विद इन 30 डेज फ्रॉम दी डेट ऑफ एजीएम। जब भी किसी कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है तो हमें एक चीज समझ आती है कि हमें उसके 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फॉर्म नंबर MGT 14 फाइल करना होता है, जिसमें हम रेजोल्यूशन की कॉपी देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन इज नॉट द ओनली रीजन फॉर फाइलिंग MGT 14 टू आरओसी। यस बच्चे, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। जब आप सेक्शन नंबर 117 सबसेक्शन 3 के अंदर जाते हैं तो वहां पर आपको क्लॉज ए से लेके क्लॉज जी तक आइटम्स दी गई हैं जिनके लिए आपको MGT 14 आरओसी को फाइल करना पड़ता है, जिसमें से वन ऑफ द रीजन इज स्पेशल रेजोल्यूशन। तो याद रखिएगा बच्चे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हो रहा, फिर भी हमें आरओसी को MGT 14 फाइल करना पड़ेगा। जब भी कोई कंपनी अपनी जनरल मीटिंग करती है तो उसमें कम से कम कितने मेंबर्स का होना जरूरी है, तो ही वो जनरल मीटिंग वैलिडली कन्वीन की जाएगी। इसको बोलते हैं कोरम, और ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 103 से गवर्न होता है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स का यानी कि 2 शेयर होल्डर्स का जनरल मीटिंग में आना जरूरी है, तो ही वो कोरम वैलिड माना जाएगा और वो मीटिंग शुरू हो सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में 3 अलग अलग क्राइटेरियाज हैं डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर कोई पब्लिक कंपनी है जिसमें अप टू 1000 मेंबर्स हैं तो उस केस के अंदर मिनिमम 5 मेंबर्स का कोरम होता है, जबकि 1000 से ज्यादा मेंबर्स हैं, अप टू 5000 मेंबर्स हैं, तो फिर उस केस में 15 मेंबर्स का कोरम होता है। और अगर कोई कंपनी है जिसमें 5000 से ज्यादा मेंबर्स हैं इन टोटल, तो कम से कम 30 लोगों 30% का आना जरूरी है, 30 मेंबर्स का आना जरूरी है, तो ही वो वैलिड कोरम माना जाएगा। कंपनी की जनरल मीटिंग में वोट करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है बाय शो ऑफ हैंड्स और एक होता है बाय पोल। जब हम शो ऑफ हैंड्स की बात करते हैं तो उस केस के अंदर आपके नंबर ऑफ शेयर्स इररेलेवेंट हो जाते हैं। मतलब मान लीजिए मेरे पास कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं और आपके पास कंपनी का 1 शेयर है और जनरल मीटिंग में वोटिंग हो रही है और मैं 1 लाख शेयर्स का होल्डर कहता हूं यस और आप 1 शेयर के होल्डर कहते हो नो, तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। मतलब आपने मेरे वोट को काट दिया, मतलब जब टोटल वोट्स काउंट होंगे तो मुझे भी एक ही माना जाएगा और आपको भी, जो कि जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन जब वोटिंग बाय पोल होती है तो उसमें अगर मैंने यस बोला तो यानी कि मेरी 1 लाख यस मानी जाएगी, और अगर आपने ना बोला जिसके 1 शेयर है उसकी 1 नो मानी जाएगी। तो इसीलिए वोटिंग बाय पोल जो है वो ज्यादा जस्टिफाइड तरीका माना जाता है वोटिंग करने का।
सेक्शन 100 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है अगर मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द पेड अप कैपिटल कंपनी को अप्लाई करे तो कंपनी को ईजीएम करनी पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ से मेंबर्स ने अप्लाई किया होल्डिंग 1/10 ऑफ द पेड अप कैपिटल और वहाँ से कोर्ट का या एनसीएलटी का ऑर्डर है कि कोई जनरल मीटिंग नहीं होगी। अब कंपनी दुविधा में फंस गई है कि अगर वो कोर्ट का ऑर्डर मानती है तो कंपनीज एक्ट वायलेट होता है और अगर वो कंपनीज एक्ट को फॉलो करती है तो कोर्ट के ऑर्डर का कॉन्ट्रावेंशन होगा। तो यहां कंपनी क्या करेगी जी, कंपनी को कोर्ट का ऑर्डर मानना पड़ेगा एंड कंपनीज एक्ट का वायलेशन नहीं माना जाएगा, कंपनी मेंबर्स को मना करेगी एंड इस पे कंपनी पे कोई पनिशमेंट नहीं होगी। इट वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ एडी चौधरी वर्सेज मैस्यूर पेपर मिल्स लिमिटेड 1975 का केस है। हर कंपनी को हर साल एजीएम करनी होती है सिवाय ओपीसी के, ये तो हमें पता है। और अगर कंपनी एजीएम नहीं करती तो उसे सेक्शन 99 ऑफ द कंपनीज एक्ट में पनिश किया जाता है, ये भी हमें पता है। लेकिन क्या कोई ऐसा केस है जहां कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं करती और उसे कोई भी पनिशमेंट ना मिले? जी हाँ, आइए समझते हैं। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है जिसमें आप अकेले सिंगल मेंबर अलाइव हैं और बाकियों की डेथ हो चुकी है तो एक अकेला मेंबर जो है उसको एजीएम करने की जरूरत नहीं है, उसे एग्जम्पशन दी गई है। केस का नाम है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस वेस्ट कोस्ट प्लांटर्स एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड, 1957 की जजमेंट है। मेरी कंपनी है लॉ मैग्नेट एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड और मेरी कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कुछ शेयर्स लिए हुए हैं। इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कुछ शेयर्स लिए हुए हैं। अब जब आरआईएल की एजीएम होती है तो जब वो अपने मेंबर्स को नोटिस भेजते हैं तो मेरी कंपनी लॉ मैग्नेट एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को नोटिस जाएगा। लेकिन ये दोनों तो आर्टिफिशियल पर्संस है, चाहे हमारी कंपनी मेंबर है रिलायंस की एंड गवर्नमेंट भी मेंबर है रिलायंस की, लेकिन हम दोनों आर्टिफिशियल पर्संस है। तो हमारे बिहाफ पे कौन जाएगा मीटिंग अटेंड करने? हमारी कंपनी एक पर्सन को अपॉइंट करेगी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक पर्सन को अपॉइंट करेगी और इन दोनों को बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव। जो गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है वो आएगा रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 112, हमारी जो लॉ मैग्नेट कंपनी अपॉइंट कर रही है वो आएगा रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 113 और उन्हें सारे राइट्स मेंबर के मिलेंगे, उन्हें मेंबर माना जाएगा, पर्सनली प्रेजेंट, उन्हें प्रॉक्सी की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। एक कंपनी के लिए कौन कौन से रजिस्टर्स को मेंटेन करना जरूरी होता है? स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स टू बी मेंटेन बाय कंपनी, सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी शेयर, सेक्शन 68 बायबैक का रजिस्टर, सेक्शन 73 जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर ऑफ डिपॉजिटर, सेक्शन 85 जो कि रजिस्टर ऑफ चार्जेस होता है, सेक्शन 88 में 6 रजिस्टर होते हैं, एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, दूसरा इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, देन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर, इंडेक्स ऑफ डिबेंचर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर, देन एक इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर जो कि डिपॉजिटरी मेंटेन करता है एंड फॉरेन रजिस्टर जो कि कंपनी इंडिया के बाहर रखती है। इसके बाद आता है 90 में रजिस्टर ऑफ एसबीओ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, 110 में पोस्टल बैलेट, 118 में आता है मिनट्स, 128 में आते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 170 में आता है रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी, 186 में आता है इंटर कॉर्पोरेट लोन का, 187 में इन्वेस्टमेंट मेड बाय कंपनी बट नॉट इन इट्स ओन नेम एंड 189 में वो रजिस्टर जिसके अंदर सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। अगर किसी कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है या टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो वो कंपनी इन तीनों में से किसी भी क्राइटेरिया में फॉल करती है तो ऐसी कंपनी को सीएसआर का एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। मतलब आपको पिछले 3 सालों का जो नेट प्रॉफिट है उसकी एवरेज लेनी पड़ेगी और उसका 2% आपको लोगों की भलाई में खर्च करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका नेट प्रॉफिट इस बार 5 करोड़ था, लास्ट ईयर 4 करोड़ था, उससे लास्ट ईयर 3 करोड़ था, तो टोटल हुआ 12 करोड़ डिवाइडेड बाय 3 करोड़ किया तो 4 करोड़ आपका एवरेज नेट प्रॉफिट आया, जिसका 2% 8 लाख रुपीस आपको सोशल वेलफेयर पे खर्च करना है। लेकिन यहां कंपनी अपनी मर्जी से किसी भी एक्टिविटी में पैसा नहीं खर्च सकती। लॉ मेकर ने कंपनीज एक्ट के अंदर शेड्यूल 7 दिया है जिसके अंदर 12 एक्टिविटीज दी हैं और उन 12 एक्टिविटीज के अंदर ही आप लोगों का भला कर सकते हैं। जहां दो कंपनीज को मर्ज होने के लिए एनसीएलटी का अप्रूवल लेना होता है एज पर सेक्शन 232 रेड विद सेक्शन 230, वहीं कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज हैं जो एनसीएलटी की अप्रूवल के बिना भी मर्ज हो सकती हैं, उनको एनसीएलटी की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। जी हां, अगर 2 या 2 से ज्यादा स्मॉल कंपनीज मर्ज हो रही हैं या एक होल्डिंग कंपनी अपनी होली ओन सब्सिडरी के साथ मर्ज हो रही है
या स्टार्टअप कंपनीज मर्ज हो रही हैं, या स्टार्टअप कंपनी एंड स्मॉल कंपनी मर्ज हो रही हैं। तो ये 4 कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिसके अंदर आप सेक्शन 233 में फास्ट ट्रैक मर्जर कर सकते हो विदाउट एनसीएलटी अप्रूवल, जस्ट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी कंपनी अगर 2 सालों तक सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करती तो फिर वो आरओसी को डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए अप्लाई कर सकती है इन फॉर्म नंबर MSC 1। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आरओसी खुद भी बिना कंपनी की एप्लीकेशन के कंपनी को डॉर्मेंट कंपनी मान सकता है? आइए समझते हैं। हम सबको पता है कि हर कंपनी को हर साल एनुअल जनरल मीटिंग करनी होती है और एनुअल जनरल मीटिंग से 30 डेज के अंदर अंदर उसे आरओसी को एनुअल अकाउंट्स यानी कि AOC 4 देना होता है। वही विद इन 60 डेज एनुअल रिटर्न यानी कि FGT 7 देना होता है। अगर कंपनी लगातार कॉन्जिक्यूटिवली 2 सालों तक AOC 4 या FGT 7 नहीं देती तो आरओसी कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके उसे डॉर्मेंट कंपनी मान सकता है। जब भी कोई कंपनी डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ले लेती है तो उसको कौन सी 3 एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, कौन से 3 एग्जम्पशंस मिलते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज, जहां एक नॉर्मल कंपनी को साल में 4 बोर्ड मीटिंग्स करनी होती है, वही डॉर्मेंट कंपनी को साल में 2 बोर्ड मीटिंग्स करनी होती है। यानी कि इंस्टेड ऑफ 4 यू हैव टू डू 2 बोर्ड मीटिंग्स, और वो 2 बोर्ड मीटिंग्स जो है वो हाफ ईयरली होती है। यानी कि एक कैलेंडर हाफ ईयर के लिए एक मीटिंग, मतलब जनवरी से जून के बीच में आपको एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी और जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में आपको दूसरी बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी, और इन दोनों में मिनिमम 90 डेज का गैप होना चाहिए। एग्जम्पशन नंबर 2, ये जो डॉर्मेंट कंपनी होती है इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती एज अ पार्ट ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ये एक्टिवली काम ही नहीं कर रही, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कहां से बनेगी। एंड थर्ड एग्जम्पशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 रेड विद रूल 586, रोटेशन ऑफ ऑडिटर जो है वो डॉर्मेंट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होता। आइए जानते हैं डॉर्मेंट कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। डॉर्मेंट कंपनी सेक्शन 455 के अंदर आता है और ये सेक्शन 26 मार्च 2014 को नोटिफाई हुआ था। फैक्ट नंबर 2, वैसे तो सेक्शन 455 डॉर्मेंट कंपनी आपके कोर्स में अलग चैप्टर की फॉर्म में दिया है, लेकिन कभी भी मिनिस्ट्री ने या पार्लियामेंट ने इसको अलग चैप्टर नहीं माना, और ये चैप्टर नंबर 29 मिसलेनियस चैप्टर जो होता है, जो कि सेक्शन 447 से लेकर 470 होता है, उसके अंदर सेक्शन 455 में गिवन है। इसीलिए इसके जो रूल्स हैं उसका नाम है कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, जो कि 31 मार्च 2014 को नोटिफाई हुए थे। अब एक्ट में सेक्शन भी नोटिफाई हो गया एंड रूल्स भी नोटिफाई हो गए, और फिर 1 अप्रैल 2014 से डॉर्मेंट कंपनी का सेक्शन 455 इफेक्टिव हो गया था। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के साथ साथ जो पार्टनरशिप डीड होती है जिसको पार्टनर साइन करते हैं वो उन सब पे लीगली बाइंडिंग होती है। लेकिन सर कंपनी के केस में क्या होता है? क्या कंपनी के केस में जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो मेंबर्स पे बाइंड होते हैं? बिल्कुल होते हैं जी। जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी, मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स तीनों पे बाइंडिंग इफेक्ट रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आर्टिकल्स में लिखा हुआ है वो कंपनी को, उसके डायरेक्टर्स को और उसके मेंबर्स को मानना पड़ेगा, एज इफ इन तीनों ने साइन किया है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को, ये प्रिज्यूम किया जाता है। सर ये प्रिजम्पशन कहां से आती है? सेक्शन 10 ऑफ कंपनीज एक्ट, बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ एमओए एंड एओए से। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 68 जो कि प्राइवेट कंपनी की बात करता है, उसके क्लॉज 2 के अंदर ये तो दिया गया कि 200 से ज्यादा मेंबर एक प्राइवेट कंपनी में नहीं हो सकते, लेकिन वहां डिबेंचर होल्डर्स की तो कोई लिमिट नहीं दी। तो क्या आपको भी ये लगता है कि डिबेंचर होल्डर्स प्राइवेट कंपनी में इन्फिनाइट हो सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आइए समझते हैं। एक प्राइवेट कंपनी जो है वो एक साल में 200 से ज्यादा लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डिबेंचर नहीं कर सकती। जी हां, इसका मतलब अगर उसने पहले 10 सालों में 200 लोगों को, 200 लोगों को हर साल प्राइवेट प्लेसमेंट करी तो 10 साल में 2000 लोगों को करी। हां सर, उसके बाद 11वें साल तो उसे रिडीम करना पड़ेगा ना। आपको पता है कि डिबेंचर जो है वो 10 साल से ज्यादा के लिए इशू नहीं किए जा सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि 11वें साल जब कंपनी रिडीम करेगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स तो वो 1800 डिबेंचर होल्डर हो जाएंगे। फिर कंपनी दोबारा 200 लोगों को इशू करेगी तो दोबारा 2000, मतलब प्राइवेट कंपनी में 2000 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर्स नहीं हो सकते।
पब्लिक इशू बुक बिल्डिंग मेथड या फिक्स प्राइस मेथड से आ सकता है। जहां फिक्स प्राइस मेथड के अंदर अंडरराइटर अपॉइंट करना ऑप्शनल है, वहीं बुक बिल्डिंग के अंदर ये मैंडेटरी है। कंपनी जब भी अंडरराइटर को अपॉइंट करेगी तो कुछ कंडीशंस को कंप्लाई करेगी। आइए समझते हैं। पहली चीज, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए। सेकेंडली, कंपनी शेयर्स पे ज्यादा से ज्यादा 5% ऑफ द इशू प्राइस एंड डिबेंचर में मैक्सिमम 2.5% ऑफ द इशू प्राइस की कमीशन अंडरराइटर को दे सकती है। अंडरराइटर से कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी, उसके साथ एक अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा जिसको आरओसी के पास भेजना पड़ेगा अलॉन्ग विद प्रोस्पेक्टस। एंड जो प्रोस्पेक्टस या रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस हमारा होगा उसके अंदर कंपनी अंडरराइटर की सारी डिटेल जैसे कि नाम, एड्रेस, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करेगी। सेक्शन 54 के अंदर स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड सेक्शन 62 के अंदर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस दोनों ही एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है आइए समझते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी एज अ रिवॉर्ड देती है, एज अ कॉम्पनसेशन देती है अपने उस एम्प्लॉय के लिए जिसने कोई टेक्निकल नो हाउ, वैल्यू एडिशन या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्ट्रीब्यूट की हो। वहीं स्वेट इक्विटी शेयर्स के अलावा जब हम ईसॉप की बात करते हैं तो ईसॉप उस एम्प्लॉय को दिए जाते हैं जिसने अभी तक कंपनी के लिए कुछ किया नहीं है, लेकिन कंपनी उसे रिटेन करना चाहती है। वो अच्छा एम्प्लॉय और कंपनी चाहती है कि वो उसे अपने पास रखे, वो कंपनी छोड़ के ना जाए। ऐसे एम्प्लॉयज को कंपनी ईसॉप देती है और कंपनी कहती है कि ये ऑप्शंस हैं, शेयर्स नहीं है, ऑप्शंस है, लेकिन ये शेयर्स में कन्वर्ट तब होंगे जब आप कम से कम 1 साल हमारे यहाँ काम करेंगे। तो आपकी रेम्यूनरेशन के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिए गए और कल को अगर आप 1 साल उस कंपनी में टिकते हो मिनिमम 1 ईयर के लिए, तो उसके बाद आपको वो जो ऑप्शंस है वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेक्शन 42 के हिसाब से कंपनी जब प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहती है तो उसको रूल 14 सब रूल 1 के हिसाब से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक केस ऐसा भी है जहां प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी हो सकता है बिना एसआर पास किए? जी यस, रूल 14 सब रूल 1 का जो प्रोवाइजो 2 है वो बात करता है कि अगर नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स कंपनी ला रही है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू एंड वो सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी यानी कि कंपनी की एब्सोल्यूट बोरिंग्स की लिमिट के अंदर आता है, तो उस केस में कंपनी को ना ही सेक्शन 180 में और ना ही सेक्शन 42 में यानी कि रूल 14 सब रूल 1 के अंदर कंपनी को एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट अगर विद इन द लिमिट ऑफ सेक्शन 180 है तो एसआर की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक कंपनी जो है वो मैक्सिमम 200 लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी कर सकती है, ये तो हमें पता है। लेकिन ये जो सेक्शन 42 है, ये जो 200 की लिमिट बोलता है, ये सारी सिक्योरिटीज के लिए है या फॉर एवरी काइंड ऑफ सिक्योरिटी है या फॉर एवरी क्लास ऑफ सिक्योरिटी है? आइए समझते हैं। ये जो 200 की लिमिट है बेटा, ये फॉर एवरी काइंड ऑफ सिक्योरिटी दी गई है। मतलब एक कंपनी 1 साल में 200 लोगों को इक्विटी शेयर्स ऑफर कर सकती है, 200 लोगों को प्रेफरेंस शेयर्स ऑफर कर सकती है, 200 लोगों को डिबेंचर ऑफर कर सकती है। लेकिन हाँ, अब मान लीजिए कि वो जो प्रेफरेंस शेयर्स ऑफर कर रही है वो एक नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कर रही है और साथ में कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो उन दोनों की अलग अलग की 200 लिमिट नहीं है, टोटल प्रेफरेंस शेयर्स की लिमिट 200 लोगों को है। इसका मतलब काइंड को मिलेगा 200 की लिमिट, उसके डिफरेंट क्लासेस को नहीं। अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रही है एंड वो 200 लोगों को देना चाह रही है तो वो 200 की लिमिट ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर एंड डीवीआर दोनों को मिला के होनी चाहिए। सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज की बात करता है और कंपनी एक सिक्योरिटी जो है वो 1 साल के अंदर 200 से ज्यादा लोगों को नहीं दे सकती, 1 काइंड ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन कंपनी सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर जब ईसॉप ऑफर करती है तो अपने 5000 इंप्लॉइज को एक साथ ऑफर कर देती है। तो वो कैसे पॉसिबल होता है? वो बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि वो एक एक्सेप्शन है जो कि प्रोवाइडेड है रूल 14 सब रूल 2 के प्रोवाइजो के अंदर। जी हां, रूल 14 सब रूल 2 का प्रोवाइजो बोलता है कि जब कंपनी ईसॉप इशू कर रही है अपने एम्प्लॉइज को तो उस टाइम पर प्राइवेट प्लेसमेंट की 200 की लिमिट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। सेक्शन 55 बात करता है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की। इसमें सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 का जो प्रोवाइजो 2 है वो बोलता है जब भी कंपनी रिडीम करती है प्रेफरेंस शेयर्स को अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से तो इक्वल अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर होगा एंड वो जो सीआरआर क्रिएट होगा कंपनी अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में करेगी, उसको यूटिलाइज कर सकती है कंपनी सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर इश्यू करने के लिए। ये बात कहां बोली गई है? सेक्शन 63 सबसेक्शन 1 क्लॉज
3 के अंदर। जी हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो CRR हम क्रिएट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 का सेकेंड प्रोवाइजो, उसका यूटिलाइजेशन होगा अंडर सेक्शन 63 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3। एक कंपनी है जिसने 20 साल पहले अपने डिपॉजिटर्स या डिबेंचर होल्डर्स के साथ इंटरेस्ट या रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया था, या अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कोई प्रोविडेंट फंड या ग्रेचुटी या बोनस वगैरह की पेमेंट में डिफॉल्ट किया था। हालांकि उसने उसे डिफॉल्ट को ठीक कर दिया था एंड आज 20 साल के बाद कंपनी बोनस शेयर देना चाहती है। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? आंसर इज नो। मतलब सेक्शन 63 सबसेक्शन 2 के अंदर जो क्लॉज सी और डी है, जब आप वो पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे लिखा है कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड। वहां कोई सबसिस्टिंग वर्ड नहीं है, वहां कोई टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ अगर कंपनी ने सारी जिंदगी ताउम्र एक बार भी ये गलती कर दी तो कंपनी पूरी लाइफ के लिए बोनस शेयर इशू करने से इनएलिजिबल हो जाएगी। सेक्शन 63 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी एंड डी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स BR पास करके बोनस शेयर्स को रिकमेंड करते हैं एंड उसके लिए शेयर होल्डर्स का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी चाहिए होता है। ये तो हम सबको बताएं, लेकिन एक बार अगर BOD ने बोनस शेयर्स को अनाउंस कर दिया, क्या वो उसे विड्रॉ कर सकते हैं? ये हमारा आज का क्वेश्चन है। बेटा सेक्शन 63 सबसेक्शन 2 क्लॉज F को जब आप पढ़ते हो तो वहां वो बोलता है कि हमें बोनस शेयर्स के लिए रूल नंबर 14 भी फॉलो करना पड़ता है एंड रूल 14 में साफ साफ प्रोहिबिशन दे रखी है कि वंस द बोनस शेयर्स हैज बीन अनाउंस्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय पासिंग BR, इट इज नॉट रेवोकेबल, इट कैन नॉट बी विड्रॉन एट ऑल। हमारी कंपनी की कोई बहुत पुरानी एसेट्स है जो डेप्रिशिएट हो के हमारी बैलेंस शीट के अंदर उसकी वैल्यू 0 हो चुकी है, लेकिन आज कई सालों के बाद जब हमने उसकी मार्केट वैल्यू लगवाई वैल्यूअर से तो पता चला कि वो बिल्डिंग 2000 करोड़ रुपए की है। इसका मतलब जिसकी वैल्यू बुक्स में 0 थी, आज हमने उसकी रीवैल्यूएशन कराई तो पता चला 2000 करोड़ है। तो हमने अपनी बैलेंस शीट के अंदर उस फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जो है 2000 करोड़ दिखा दी एंड सेम अमाउंट का हमने लायबिलिटी साइड पे फिक्स्ड एसेट्स रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर दिया। क्या इस रिजर्व को कंपनी बोनस शेयर के लिए इशू कर सकती है? तो आंसर इज नो, क्योंकि ये कंपनी का कोई बिजनेस प्रॉफिट या जनरल रिजर्व नहीं है, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व है जो कंपनी ने एनकैश किया ही नहीं है। तो कंपनी इसको यूज नहीं कर सकती बोनस इशू के लिए। कहां लिखा गया है? सेक्शन 63 सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो के अंदर। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 43 जहां काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल की बात करता है, वहीं सेक्शन 48 सबसेक्शन 1 बात करता है राइट्स अटैच टू द शेयर्स ऑफ एनी क्लास। कहां पर हम काइंड्स ऑफ शेयर्स यूज करते हैं, कहां पर क्लास ऑफ शेयर्स, दोनों में फर्क क्या है आइए समझते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 जब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स की, तो ये दोनों काइंड्स हैं। वहीं इक्विटी शेयर्स में अगर हम ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं एंड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, या प्रेफरेंस शेयर्स में हम कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं, वहीं कन्वर्टिबल में हम ऑप्शनली कन्वर्टिबल या कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं। तो ये सब क्लासेस हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स काइंड्स हैं, वहीं प्रेफरेंस शेयर्स के जो सब सेगमेंट्स हैं या इक्विटी शेयर्स के जो सब सेगमेंट्स हैं वो क्लासेस ऑफ शेयर्स हैं। सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो है वो फर्दर इश्यू ऑफ कैपिटल की बात करता है, ये तो हमें पता है, लेकिन इसके अंदर सबसेक्शन 1 में 3 क्लॉजेज आते हैं, क्लॉज A, B एंड C। जब हम क्लॉज A की बात करते हैं तो ये राइट इश्यू ऑफ शेयर्स की बात करता है, क्लॉज B की बात करते हैं तो ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की बात करता है, क्लॉज C की बात करते हैं तो ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की बात करता है। ये तीनों ही तरीके हैं कैपिटल रेज करने के, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज A यानी कि राइट इशू के लिए सिर्फ BR होता है, जबकि जब हम क्लॉज B की बात करते हैं ईसॉप की, इसमें पब्लिक कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, वहीं प्राइवेट कंपनी जिसने एनुअल कंप्लायंसेस किए हुए हैं MGT 7 एंड AOC 4 वाले, उसे सिर्फ और सिर्फ OR पास करना पड़ता है। वहीं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज C के अंदर कंपनी को SR पास करना पड़ता है, फिर चाहे वो कंपनी पब्लिक हो या प्राइवेट हो। जब भी कोई कंपनी बुक बिल्डिंग मेथड से पब्लिक इशू लाती है, फिर चाहे वो IPO हो या FPO, तो कंपनी प्राइस की एक रेंज देती है। फॉर एग्जांपल 100 to 120 रुपीज़। जो रुपीज़ 100 है इसे हम बोलते हैं फ्लोर प्राइस, जबकि जो 120 रुपीज़ है अपर वाला उसे बोलते हैं कैप प्राइस। क्या ये पॉसिबल है कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ फ्लोर प्राइस दे, कैप प्राइस दे ही ना? इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी सिर्फ बोल रही है हम बुक बिल्डिंग मेथड ला रहे हैं, दैट टू 100 रुपीज़ का फ्लोर प्राइस दिया हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है? बिना अपर रेंज के बुक बिल्डिंग मेथड अप्लाई
कर सकती है कंपनी? तो आंसर इज यस। इंडिया में पहला बुक बिल्डिंग मेथड आया था फरवरी 2002 में, जो कि भारतीय एयरटेल लाई थी, एंड उसके अंदर उस बुक बिल्डिंग मेथड के अंदर कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ फ्लोर प्राइस दिया था ₹45 का। गो एंड चेक इट ऑन गूगल। जब कोई कंपनी अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए राइट ऑफर लाती है तो वो मेंबर्स को लेटर ऑफ ऑफर देती है, ये तो आपको पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके साथ 2 फॉर्म्स और होते हैं? एक होता है लेटर ऑफ रीनंसिएशन और एक होता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर मैं मेंबर हूं और मैं खुद वो राइट ऑफर सस्ते में लेना चाहता हूं, राइट शेयर्स, तो मैं कंपनी को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दूंगा और फिर वो शेयर्स मुझे मिल जाएंगे। मैं खुद नहीं लेना चाहता ये राइट, अपने किसी नोन को ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो मैं उसे लेटर ऑफ रीनंसिएशन साइन करके दूंगा, एंड जिसको मैंने बेचे हैं अपना राइट, उससे मैं कुछ पैसे लूंगा एंड वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस साइन करके कंपनी को देगा। मान लो कंपनी 500 वाला शेयर 400 में दे रही थी, 100 रुपए का फायदा हो रहा था, मैंने अपने नोन को 50 रुपीज में वो राइट बेच दिया एंड उसने कंपनी से शेयर 400 का ले लिया। मतलब मुझे बिना अप्लाई किए 50 रुपीज का फायदा हो गया और उसको भी 500 वाला शेयर 450 का मिल गया। उसने 400 कंपनी को दिया और 50 रुपीज मेरे को दे दिए। मैं अमित वोरा हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड का शेयर होल्डर हूं। मेरे पास SH1 में शेयर सर्टिफिकेट है कंपनी का। वो शेयर सर्टिफिकेट मुझे 2 राइट्स प्रोवाइड करता है, आइए समझते हैं। पहला राइट होता है एस्टॉपल एज टू टाइटल, मतलब ये कि उसमें मेरा नाम है तो कंपनी मेरी ओनरशिप को डिनाई नहीं कर सकती, वो मेरी ओनरशिप का प्रूफ होता है। एंड सेकेंडली एस्टॉपल एज टू पेमेंट, इसका मतलब अगर मैंने वो पैसे दे रखे हैं, मान लो 10 रुपये का शेयर है एंड मैंने 10 रुपये दे रखे हैं, तो वो फुली पेड अप शेयर है। मैंने कितने पैसे दे रखे हैं वो उसका भी एविडेंस होता है एंड कंपनी उससे भी डिनाई नहीं कर सकती। तो शेयर सर्टिफिकेट 2 राइट्स देता है, पहला एस्टॉपल एज टू टाइटल, दूसरा एस्टॉपल एज टू पेमेंट। क्या एक कंपनी जब अपने मेंबर्स को शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है तो वो ऑफिशियल पब्लिकेशन माना जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। ऑफिशियल पब्लिकेशन का मतलब होता है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी पब्लिक एट लार्ज के लिए इशू करती है, जैसे कि कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गई, कंपनी की बैलेंस शीट P&L हो गई, कंपनी का प्रॉस्पेक्टस हो गया, या कंपनी की प्रेस रिलीज हो गई न्यूज़पेपर में। लेकिन जो शेयर सर्टिफिकेट है वो कंपनी अपने शेयर होल्डर को देती है, जिसके अंदर उस शेयर होल्डर का नाम लिखा होता है एंड उस शेयर होल्डर ने कितने पैसे दिए हैं वो लिखा होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, शेयर सर्टिफिकेट आपके और कंपनी के बीच में एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, वो कोई ऑफिशियल पब्लिकेशन नहीं है। सेक्शन 46 बोलता है कि आप कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट होल्डर हैं, तो इसका मतलब ये आपकी ओनरशिप का प्रूफ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है फिर भी मेरा नाम कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं है, क्या मैं मेंबर माना जाऊंगा या नहीं? या क्या रजिस्टर कंक्लूसिव एविडेंस होता है मेरी मेंबरशिप का? सेक्शन 95 बोलता है कि कंपनी का जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है वो प्राइमा फेसाई एविडेंस है। इसका मतलब उसमें चांसेस है कि गलती हो सकता है कि मैं कंपनी का मेंबर हूं लेकिन उसमें मेरा नाम नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं सेक्शन 59 का सहारा लेके NCLT को एप्लीकेशन डाल सकता हूं फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम एंड फिर कंपनी को मेरा नाम रजिस्टर में डालना पड़ेगा। सेक्शन 63 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 रेड विथ सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 क्लॉज A बोलता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम में से बोनस इशू किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैश वाला होगा या काइंड वाला? आइए समझते हैं। कंपनी ने 100 करोड़ रुपीस के शेयर इशू किए कैश में, जिसमें से 10 करोड़ का पेड अप कैपिटल था, 90 करोड़ का प्रीमियम। या कंपनी ने 100 करोड़ रुपए के शेयर इशू किए लेकिन मुझसे कंपनी ने 100 करोड़ की एसेट ली, जिसमें से 90 करोड़ सिक्योरिटी प्रीमियम में गया। अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ, चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में हो या काइंड में, कंपनी दोनों में से बोनस इशू ला सकती है। वहीं सेबी बोलता है कि लिस्टेड कंपनी सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम कैश वाला जो है वो बोनस के लिए यूज कर सकते हैं, काइंड वाला नहीं कर सकती। कंपनी अपने एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड देने के लिए स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करती है सेक्शन 54 में, ये तो हमको पता है। एंड उन स्वेट इक्विटी शेयर्स पे लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि कंपनी जब आपको शेयर्स अलॉट करती है क्योंकि आपने कंपनी को कोई टेक्निकल नो हाउ या कोई वैल्यू एडिशन कंट्रीब्यूट किया होता है, तो क्या उस पर कोई लॉक इन होता है? हाँ सर, हमें पता है लॉक इन भी होता है 3 साल का। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या कंपनी 3 साल से ज्यादा का लॉक इन रख सकती है? यानी कि सर कंपनी आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रही है और कंपनी कह रही है कि आप इसे 5 साल तक नहीं बेच सकते। इज इट पॉसिबल? तो आंसर इज यस बच्चे। स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यूड टू डायरेक्टर और एम्प्लॉय शेल बी लॉक इन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। इसका मतलब क्या है कि 3 साल के लिए लॉक इन होना जरूरी है। अगर आप 3 साल से ज्यादा के लिए भी करते हैं तो ये 3 इयर्स की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी।
अगर आप किसी कंपनी के फिजिकल शेयर होल्डर हैं और आपके पास SH1 में शेयर सर्टिफिकेट है तो आप किस किस केस में डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट यानी कि सेकंड कॉपी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन 46 सबसेक्शन 2 इसकी बात करता है, आइए समझते हैं। अगर आपका शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया है यानी कि गुम हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, मान लीजिए जल वगैरह गया है, किसी ने गलती से आग लगा दी, घर वालों ने पुरानी रद्दी समझ के जला दिया, या अगर हम बात करें कि आपका शेयर सर्टिफिकेट डीफेस हो गया है, कोई खाना वगैरह खा रहे थे, कोई सब्जी गिर गई, हल्दी लग गई उस पर, या म्यूटिलेट हो गया है, म्यूटिलेट मतलब बच्चों ने उसको एरोप्लेन समझ के उड़ा दिया एंड अब वो डैमेज हो गया है एक तरीके से, या अगर आपका शेयर सर्टिफिकेट टॉर्न आउट हो गया है, कई बार होता है कि हम उसको कभी अपने घर के बेड के नीचे रखते हैं फोल्ड करके और कई सालों बाद निकालते हैं तो वो उसी शेप में, स्क्वायर शेप में फट जाता है। तो ये 5 केसेस हैं जहां पर आप कंपनी के पास जा सकते हैं और कंपनी को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 रेड विद रूल 5 सब रूल 3 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 बात करता है साइनिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट के बारे में। शेयर सर्टिफिकेट पे अगर कंपनी की कॉमन सील है तो वो लगाई जाएगी एंड कंपनी के कोई भी 2 डायरेक्टर साइन कर सकते हैं अगर कंपनी में CS नहीं है तो, लेकिन अगर कंपनी में CS है तो एक डायरेक्टर के साथ एक CS के साइन होना जरूरी है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली जो कि बात करता है मोड ऑफ सिग्नेचर। बेटा जब आप रूल 5 सब रूल 3 की एक्सप्लेनेशन का क्लॉज B पढ़ोगे तो आप उसके अंदर देखोगे कि भाई जो डायरेक्टर होता है उसके सिग्नेचर जरूरी नहीं है बाय हैंड हो, वो प्रिंटिंग भी हो सकते हैं, प्रिंटेड फॉर्मेट में हो सकते हैं। जब सर्टिफिकेट बन रहा था तभी प्रिंट करवा लिए थे, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी के सिग्नेचर्स पहले बाय हैंड होना जरूरी थे, अब उसको भी प्रिंटिंग अलाउ कर दी गई है। कंपनी अपने उस एम्प्लॉय को जिसने टेक्निकल नो हाउ, वैल्यू एडिशन या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिया है उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में रिवॉर्ड देती है, ये तो हमें पता है, लेकिन एम्प्लॉय का क्या मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू स्वेट इक्विटी शेयर, आइए समझते हैं। रूल 8 सब रूल 1 की एक्सप्लेनेशन में एम्प्लॉय की डेफिनेशन दी गई है। कहता है अगर आप उस कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे आप इंडिया में पोस्टेड हैं चाहे इंडिया के बाहर आप सिचुएटेड हैं, दोनों ही केसेस के अंदर आप एलिजिबल हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए। इसके अलावा अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, चाहे होल टाइम या पार्ट टाइम डायरेक्टर, तो भी आप एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आएंगे। इन एडिशन टू दिस अगर आप सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉय या डायरेक्टर हैं, फिर चाहे वो सब्सिडरी इंडिया में लोकेटेड है या इंडिया के बाहर, तो भी आप एम्प्लॉय माने जाएंगे। एंड होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर या एम्प्लॉय को भी कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स दे सकती है, लेकिन वो होल्डिंग कंपनी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होनी चाहिए। मैंने और मेरी वाइफ ने यानी कि अमित वोरा एंड समीक्षा वोरा ने एक कंपनी बनाई, लॉ मैग्नेट एडिटेक प्राइवेट लिमिटेड। मान लेते हैं कि हमने इस कंपनी के अंदर ना ही इक्विटी शेयर्स रखे ना ही प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब हमारी कंपनी है तो शेयर कैपिटल वाली, लेकिन फिर भी हमने इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किए। सर ये कैसे हो सकता है कि अगर आपकी शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो कोई तो इशू करना पड़ेगा ना, आपको इक्विटी शेयर तो इशू करने पड़ेंगे। जी नहीं, हमने इक्विटी शेयर इशू नहीं किए, हमने इशू किए क्लास 1 एंड क्लास 2 शेयर, मतलब क्लास 1 शेयर जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड मिलता है, कोई वोटिंग राइट नहीं, जो कि मेरी वाइफ के पास है, एंड क्लास 2 शेयर्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ वोटिंग राइट मिलता है, डिविडेंड नहीं मिलता, जो कि मेरे पास है। कहने का मतलब वाइफ जो है वो सारा का सारा पैसा ले जाती है और सारी की सारी मैनेजमेंट मेरे हाथ में है। सर क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल जी हाँ। सेक्शन 43 जो कि काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल की बात करता है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, वो प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होता अगर उसके एमओए और एओए में लिखा हो अदरवाइज। इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्राइवेट कंपनी इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अलावा कोई और काइंड ऑफ कैपिटल भी इशू करना चाहती है और उसको अपनी तरफ से कोई नाम देना चाहती है तो कर सकती है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते ही कंपनी ने 110 ऑफरीज को प्राइवेट प्लेसमेंट करी इक्विटी शेयर्स की, एंड सेम फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले भी कंपनी ने 110 ऑफरीज को, नए ऑफरीज को इक्विटी शेयर्स की प्राइवेट प्लेसमेंट करी। ये 220 ऑफरीज हो गए। सर क्या ये प्राइवेट प्लेसमेंट की वायलेशन नहीं है? यस, लेकिन अगर मान लीजिए इन 220 में 20 बैंक्स होते या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते या म्यूचुअल फंड्स होते या FIIs होते यानी कि QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते, तो फिर इन 20 को काउंट नहीं किया जाता एंड ये सेक्शन 42 का वायलेशन नहीं माना जाता। जो बात मैंने आपको बताई ये कहां लिखी है? रूल 14 सब रूल 2 रेड विद इट्स प्रोवाइजो।
मैं जब किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता हूं तो मैं उसका शेयर होल्डर हो जाता हूं और जब मेरा नाम उनके रिकॉर्ड में आ जाता है तो मैं मेंबर होता हूं। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि आप शेयर होल्डर तो हैं लेकिन मेंबर नहीं है, या मेंबर है शेयर होल्डर नहीं है? आइए समझते हैं। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस। जब HUF किसी कंपनी के शेयर्स खरीदती है, जैसे कि मेरी HUF है अमित वोरा HUF, अगर ये रिलायंस के शेयर्स खरीदती है तो मेंबरशिप मेरी HUF को मिलेगी लेकिन सर्टिफिकेट करता यानी कि मेरे नाम पे होगा। जब सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी कंपनी के शेयर्स खरीदती है तो मेंबरशिप सरकार को मिलती है लेकिन जो शेयर सर्टिफिकेट होता है वो गवर्नर या प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। इसी तरीके से मैंने आपको शेयर्स बेचे, आपने अभी तक कंपनी को रजिस्टर करने के लिए अप्लाई नहीं किया एज पर सेक्शन 56, एज लॉन्ग एज आपका नाम रिकॉर्ड में नहीं आता, शेयर्स आपके पास है, आप शेयर होल्डर है, लेकिन मेंबरशिप मेरे हाथ में ही मानी जाएगी, कंपनी के रिकॉर्ड में मेरा ही नाम होगा। एंड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल विद गारंटी के अंदर आप हमेशा मेंबर बनते हो, शेयर होल्डर नहीं होते। सेक्शन 56 ऑफ कंपनीज एक्ट बात करता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की। मतलब अगर कंपनी विद शेयर कैपिटल है तो हम उसमें अपने शेयर्स को ट्रांसफर करते हैं, जबकि कंपनी विद गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल है तो हम उसमें इंटरेस्ट को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कंपनी विद शेयर कैपिटल में भी अगर मैं चाहूं तो मैं अपने शेयर्स को अपने पास रखूं लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट में आपको ट्रांसफर कर सकता हूं। मतलब ये कि मान लीजिए मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मेंबर हूं एंड मैं अडानी जी को अपने रिलायंस वाले शेयर्स नहीं बेच रहा, सिर्फ उनका वोटिंग राइट मैं उन्हें ट्रांसफर कर रहा हूं। जो मेरा राइट टू वोट है, जो इंटरेस्ट इन वोटिंग है, वो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं और मैं उनसे कंसीडरेशन ले रहा हूं। मतलब कंपनी का मेंबर मैं ही रहूंगा, कंपनी का शेयर होल्डर मैं ही हूं, डिविडेंड मुझे ही आएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वोटिंग राइट मेरे बिहाफ पे अदानी जी जाके करेंगे। जब तक इंडियन स्टार्टअप्स अपने आप को लिस्ट नहीं कराते पब्लिक इशू लाके, उससे पहले तक उनके जो शेयर्स की ट्रेडिंग है वो फिजिकल फॉर्म में होती है, ये तो हम जानते हैं। एंड इनकी ट्रेडिंग जब होगी तो एक फिजिकल ट्रांसफर डीड बनेगी जिसमें ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी के साइन होंगे, ये भी हमें पता है। एंड इसमें स्टैम्प ड्यूटी भी लगेगी, यहां तक तो हम सब जानते हैं, लेकिन कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी आइए समझते हैं। मान लीजिए कि मैं आपसे 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीद रहा हूं किसी कंपनी के फिजिकल फॉर्म में, तो मैंने आपको जो 1 लाख रुपीज कंसीडरेशन दिया है उसका 0.25 पैसा एवरी 100 रुपीज, मतलब 1 लाख रुपए पे अगर मैंने आपको शेयर्स खरीदे 1 लाख रुपए के, तो उस 1 लाख रुपए पे मुझे 250 रुपीज की स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट। मैं किसी भी स्टेट में खरीद रहा हूं, मुझे इतनी स्टैम्प ड्यूटी सरकार को देनी पड़ेगी। कंपनी अपने एम्प्लॉय के फेवर में शेयर्स को रजिस्टर करने से मना कर रही है। एंड कंपनी क्या ग्राउंड दे रही है कि ये जो एम्प्लॉय है ये मजदूर भाइयों में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट करता है, हमारे यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अगेंस्ट भड़काता है। अगर हमने इसके फेवर में शेयर्स रजिस्टर कर दिए और ये मेंबर बन गया तो ये जनरल मीटिंग में आके बाकी के शेयर होल्डर्स को भड़काएगा, हमारे अगेंस्ट आग लगाएगा, यानी कि हमारे अगेंस्ट कुछ गलत बोलेगा। क्या इस ग्राउंड पे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर्स को रजिस्टर करने से मना कर सकते हैं एम्प्लॉय के फेवर में? जी, केस का नाम है श्री निर्मल कुमार वर्सेस जयपुर मेटल एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसमें कोर्ट की जजमेंट आई थी कि इस ग्राउंड पे कंपनी अपने एम्प्लॉय के फेवर में शेयर्स रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकती। सेक्शन 56 बोलता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को राइट है कि वो ट्रांसफरी के फेवर में शेयर्स को रजिस्टर करने से मना कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ऐसा बंदा है, ऐसा ट्रांसफरी है जो कि पास्ट में हमारा मेंबर था एंड उसने उस टाइम पर हमारी कंपनी को वाइंड अप कराने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद उसकी मेंबरशिप खत्म हो गई थी और आज वो दोबारा हमारा मेंबर बनना चाह रहा है, हमें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस ग्राउंड पर मना कर सकते हैं कि आपने पास्ट में भी कंपनी वाइंड अप कराने की कोशिश की थी? द आंसर इज नो। रंगपुर टी एसोसिएशन लिमिटेड वर्सेस मक्कन लाल के केस में कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि आप इस ग्राउंड पे ट्रांसफरी के फेवर में रजिस्ट्रेशन मना नहीं कर सकते कि पास्ट में भी जब आप हमारे मेंबर थे तो आपने हमारी कंपनी को वाइंड अप कराने के लिए कोशिश की थी। दिस इज एन अनजस्टिफाइड ग्राउंड फॉर द रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फेवर ऑफ ट्रांसफरी। ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को पार्टली पेड अप शेयर सेल किए, साथ में सेल डीड को यानी कि ट्रांसफर डीड को दोनों ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी ने साइन किया। ट्रांसफरी ने कंपनी को अप्लाई किया उसके फेवर में रजिस्टर करने के लिए। हम सब जानते हैं कि जब पार्टली पेड अप शेयर्स होते हैं तो कंपनी ट्रांसफरी को SH5 में नोटिस देती है और 2 हफ्ते का टाइम देती है, लेकिन यहाँ कंपनी ने ट्रांसफरी को कोई नोटिस नहीं दिया एंड बिना उसकी कंसेंट लिए उसके फेवर में शेयर्स को रजिस्टर कर दिया। क्या ये वैलिड है या कंपनी ने कोई लॉ वायलेट किया है? आइए समझते हैं।
सेक्शन 56 सबसेक्शन 3 रेड विद रूल 11 सब रूल 3 ये बोलता है कि कंपनी ट्रांसफरी को नोटिस देगी SH5 में, लेकिन वो तब देगी जब ट्रांसफरर ने कंपनी को अप्लाई किया है। जी हाँ, अगर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफरी की तरफ से आई है तो फिर कंपनी को कोई भी SH5 का नोटिस देने की जरूरत नहीं है, मतलब कंपनी के बात पे कोई वायलेशन नहीं हुई है। एक प्राइवेट कंपनी ने मुझे शेयर्स की अलॉटमेंट की। जब मुझे शेयर्स की अलॉटमेंट दी तो मुझे 2 महीने के अंदर अंदर शेयर सर्टिफिकेट आएगा, ये तो हम सब जानते हैं एज पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 4। लेकिन शेयर्स का सर्टिफिकेट आने से पहले ही क्या मैं आपको शेयर सेल कर सकता हूं? और अगर मैं करूंगा तो मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट तो है नहीं, मैं आपको क्या दूंगा आइए समझते हैं। जी हाँ, शेयर सर्टिफिकेट का वेट किए बिना ही मैं आपको शेयर्स ट्रांसफर कर सकता हूँ। उस केस में मैं आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट दूंगा जो कंपनी ने मुझे दी थी, साथ में मैं ट्रांसफर डीड बनाऊंगा जिसमें आपके और मेरे साइन होंगे। आप कंपनी को अप्लाई करेंगे एंड कंपनी आपके फेवर में सर्टिफिकेट एंडोर्स कर देगी। क्या मतलब हुआ सर, अभी तक तो सर्टिफिकेट बना ही नहीं था, तो क्या सर्टिफिकेट सीधा ट्रांसफरी के फेवर में नहीं आ सकता? जी नहीं बेटा, क्यों? क्योंकि रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो है वो ROC को पैस 3 में जा चुकी है। इसके अलावा कंपनी ने लिस्ट ऑफ अलॉटीज बना रखी है, तो सर्टिफिकेट तो मेरे नाम पे ही बनेगा, चाहे अभी तक मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला था, वो मेरे नाम पे बनेगा और उसके पीछे एंडोर्समेंट आपके फेवर में होगी। सेक्शन 56 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट बात करता है टाइम लिमिट फॉर द इश्यूएंस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। अगर आप सब्सक्राइबर टू MOA हैं तो कंपनी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आने के 2 महीने के अंदर अंदर शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करके देती है। वहीं अगर आप अलॉटी हैं, अगर आपको अलॉटमेंट हुई है तो अलॉटमेंट से विद इन 2 मंथ्स आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन के केस में जब कंपनी के बाद एप्लीकेशन गई है, कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करने के 1 मंथ के अंदर अंदर आपके फेवर में एंडोर्स करती है एग्जिस्टिंग शेयर सर्टिफिकेट्स को। जबकि अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स के केस में फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट 6 महीने के अंदर अंदर आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट्स मिल जाता है। 2 अक्टूबर 2018 को नोटिफिकेशन आया था कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को भी अपने शेयर्स डीमैट फॉर्म में रखने पड़ेंगे। इसका मतलब आज की डेट में पब्लिक कंपनीज के शेयर्स फिजिकल फॉर्म में नहीं हो सकते। तो फिर सर सेक्शन 56 जो है, जो कि फिजिकल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात करता है, एंड जब कंपनी मना कर देती है रजिस्टर करने से तो सेक्शन 58 NCLT के पास जाने का राइट देता है। सर ये सेक्शन 56 एंड 58 दोनों पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी के शेयर्स फिजिकल फॉर्म में हो ही नहीं सकते। तो सर जब ये 2 अक्टूबर 2018 को नोटिफिकेशन आया तो ये वाले सेक्शंस में से पब्लिक कंपनी हटा क्यों नहीं दिया? क्योंकि आज भी 3 तरीके की पब्लिक कंपनीज ऐसी हैं जिसके शेयर्स फिजिकली ट्रांसफर होते हैं: गवर्नमेंट कंपनी, निधि कंपनीज एंड होली ओन्ड सब्सिडरीज। आइए चार्जेस चैप्टर के फॉर्म्स को रिवाइज करते हैं। जब भी कंपनी चार्ज को क्रिएट करती है तो ROC को CHG 1 फाइल करती है एंड ROC CHG 2 के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज देता है। वहीं कंपनी अगर मॉडिफाई करती है तो भी वो ROC को CHG 1 देती है एंड ROC CHG 3 के अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज देता है। CHG 4 आप तब फाइल करते हैं ROC को जब आप क्लेम को सेटिस्फाई कर देते हैं। वहीं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ROC आपको CHG 5 में देता है। अगर कंपनी रिसीवर को अपॉइंट करके सामने वाली एसेट को बिकवाना चाह रही है, कंपनी मतलब वो लेंडर कंपनी है, वो लेंडर इंस्टीट्यूशन जिसने कंपनी को लोन दिया है, लोन की रिकवरी ना होने पे अगर वो रिसीवर अपॉइंट करना चाहता है तो उसकी इंटीमेशन वो ROC को देगा CHG 6 के अंदर। CHG 7 होता है रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन करने का फॉर्मेट। CHG 8 होता है कंडोनेशन ऑफ डिले बाय CG इन केस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड CHG 9 होता है क्रिएशन और मॉडिफिकेशन का। लेकिन CHG 1 से अलग होता है, क्यों? क्योंकि ये फॉर्म तब जाता है जब आप डिबेंचर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर्स के फेवर में कोई चार्ज क्रिएट करते हो। फाइनल डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। ये तो हम जानते हैं, लेकिन फाइनल डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड कहां करते हैं उसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके डिविडेंड को रिकमेंड करते हैं, लेकिन क्या वो बोर्ड रेजोल्यूशन फिजिकल बोर्ड मीटिंग में पास किया जाता है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या सेक्शन 175 रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, यानी कि बिना मीटिंग के डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेके? अगर एक अनलिस्टेड कंपनी है तो वो इन तीनों में से कोई भी मोड फॉलो कर सकती है, जबकि लिस्टेड कंपनी को मीटिंग में या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन वाला ऑप्शन डायरेक्टर्स को बिना मीटिंग में बुलाए सिर्फ चिट्ठी भेज के अप्रूवल लेने वाला ऑप्शन लिस्टेड कंपनीज के लिए अवेलेबल नहीं होता। सेक्शन 123 सबसेक्शन 4 बोलता है कि जब कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर करती है AGM में तो वहां से
5 डेज के अंदर अंदर कंपनी को सेपरेट बैंक अकाउंट में वो पैसा रखना होता है। जबकि सेक्शन 124 सबसेक्शन 1 बोलता है वो जो सेपरेट अकाउंट में पैसा रखा है, अगर डिक्लेरेशन से 30 डेज में लोगों ने उसे क्लेम नहीं किया तो उसके नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर, यानी कि 7 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, वो पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला जाएगा। एंड सेक्शन 124 सबसेक्शन 6 बोलता है अगर अनपेड डिविडेंड अकाउंट से भी किसी ने 7 ईयर्स तक क्लेम नहीं किया तो वो पैसा IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। एंड सर एक बार IEPF में पैसा चला गया जो कि 7 साल 37 डेज के बाद जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, सर क्या वो पैसा क्लेम किया जा सकता है? यस, IEPF रूल्स 2016 का प्रोसीजर फॉलो करके आप IEPF में से भी अपने पैसे को क्लेम कर सकते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड में क्या फर्क है, आइए समझते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि डिविजिबल प्रॉफिट वो पैसा है जो कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म में बांटा है, जबकि ऐसा है नहीं। डिविजिबल प्रॉफिट्स का मतलब होता है प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग शेयर होल्डर्स, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जी हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। इसमें से कंपनी चाहे तो सारा का सारा पैसा डिविडेंड में दे दे, या कंपनी इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है। कैसे? जैसे कि कंपनी इसमें से कुछ जनरल रिजर्व निकाल सकती है, देन कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, फिर भी कुछ पैसा अगर बच गया तो कंपनी उसको रिटेन्ड अर्निंग्स की तरह अपने पास रख सकती है। सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बोलता है कि जो कंपनी है वो डिविडेंड पे कर सकती है अपने करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से या अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से। एंड इसी का जो सेकंड प्रोवाइजो है, जो सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 का सेकंड प्रोवाइजो है, वो बोलता है कि अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स है या लॉसेस है तो कंपनी जनरल रिजर्व में से भी डिविडेंड दे सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 3 सोर्सेज ऑफ डिविडेंड नजर आते हैं, करंट ईयर के प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या हमारे फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व। लेकिन क्या आपको पता है कि सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी एक 4th सोर्स प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट का। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट भी कई केसेस के अंदर कंपनी को गारंटी देती है कि अगर आप लॉसेस में गए तो हम आपको डिविडेंड का पैसा दे देंगे। तो दैट कैन बी टर्म्ड एज द 4th सोर्स फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में रिकमेंड करते हैं, वेयर एज उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग के अंदर डिक्लेयर करते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में। ये तो हमें पता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड कैसे डिक्लेयर होता है? ऑप्शन ए, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर करते हैं? ऑप्शन बी, क्या उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जॉइंटली AGM में डिक्लेयर करते हैं? ऑप्शन सी, क्या उसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स AGM में डिक्लेयर करते हैं? ऑप्शन डी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उसे क्लास मीटिंग के अंदर डिक्लेयर करते हैं। बेटा इन चारों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि नीडल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केस में कोर्ट की जजमेंट आई थी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है वो कंपनी की स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है एंड कंपनी को उसे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। कंपनी को हर साल वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड वैसे तो ऑर्डिनरी बिजनेस होता है और उसको कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर करती है, लेकिन अगर किसी कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो क्या वो कंपनी EGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करके भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। ये बात आई थी इन द जजमेंट ऑफ रघुनंदन नियोटिया वर्सेस स्वदेशी क्लोथ डीलर। अगर एक कंपनी ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो वो उसके इमीडिएटली बाद एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कर सकती है और उसके अंदर एनुअल जनरल मीटिंग की तरह ही आप इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड फेस वैल्यू पे देती है या पेड अप वैल्यू पे, आइए जानते हैं। एक मिस्टर ए है जिन्होंने कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदे हैं और 10 रुपए का एक शेयर उन्होंने कंपनी को पे किया है 10 रुपए, यानी कि उन्होंने टोटल 10,000 रुपीज दिए हैं कंपनी को और उनके शेयर्स फुली पेड अप है। वही मिस्टर बी है जिन्होंने कंपनी के 1000 शेयर्स लिए हैं लेकिन सिर्फ 5 रुपए कंपनी ने अभी उनसे लिए हैं एंड रिमेनिंग 5 रुपीज नहीं दिए, यानी कि उनकी टोटल पेड अप वैल्यू 5000 है और अभी वो शेयर्स पार्टली पेड अप है। देखा जाए तो मिस्टर ए की इन्वेस्टमेंट कंपनी में ज्यादा है बी के कंपैरिजन में, तो देखा जाए तो मिस्टर ए को ज्यादा डिविडेंड मिलना चाहिए। लेकिन सेक्शन 51 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है कि डिविडेंड जो है, जो कंपनी डिविडेंड देगी वो फेस वैल्यू पे देगी। अगर आर्टिकल्स में कुछ और लिखा हुआ है तो उस तरीके से दिया जाएगा, नहीं तो फेस वैल्यू पे दिया जाएगा। वहीं सेबी ने भी साफ साफ लोडर रेगुलेशन में बोल रखा है कि लिस्टेड कंपनीज को तो डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू पे देना है।
कंपनी लॉ में ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनके सब सेक्शंस तक आपको याद करने पड़ते हैं, एंड ऐसा ही एक सेक्शन है 128 जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करता है। इसके अंदर टोटल 6 सब सेक्शंस हैं। आइए समझते हैं क्या कहते हैं। जहां सबसेक्शन 1 बात करता है प्लेस एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, वही सबसेक्शन 2 बात करता है प्लेस फॉर मेंटेनिंग द अकाउंट्स ऑफ ब्रांच ऑफिस। सबसेक्शन 3 इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करता है, एंड सबसेक्शन 4 बात करता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे जो भी डायरेक्टर बुक्स को इंस्पेक्ट करने आया है उसको। सबसेक्शन 5 बात करता है प्रिजर्वेशन, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 8 सालों तक प्रिजर्व करेंगे, एंड सबसेक्शन 6 बात करता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 128। सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, जिसमें टोटल मिला के 7 सबसेक्शंस हैं। आइए समझते हैं कि 7 सबसेक्शंस क्या बोलते हैं। इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको सेक्शन 2 क्लॉज 40 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद सबसेक्शन 1 बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयर होने का, वहीं सबसेक्शन 2 बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी लेड डाउन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट एजीएम। सबसेक्शन 3 एंड 4 होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडियरी एंड एसोसिएट के साथ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगी, उसकी बात करता है। सबसेक्शन 5 बात करता है अगर कोई कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रही है, डेविएट कर रही है, तो उसके बारे में उसका क्या इंपैक्ट आएगा। वहीं सबसेक्शन 6 बात करता है पावर ऑफ सीजी टू एग्जेम्प्ट क्लास ऑफ कंपनीज फ्रॉम द प्रोविजंस, एंड सबसेक्शन 7 बात करता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। सेक्शन 136 ऑफ द कंपनीज एक्ट बात करता है राइट ऑफ अ मेंबर टू रिसीव कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द कंपनी। यहाँ पर कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो अपने मेंबर को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल भेजेगी। लेकिन यहाँ मेरा क्वेश्चन आता है आपसे कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, वो मेंबर्स हैं, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन ऐसा मेंबर जिसकी कॉल्स इन एरियर्स है, कंपनी ने कॉल मनी मांगी थी और उसने पे नहीं की, क्या उस मेंबर को भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगी या नहीं? तो आइए समझते हैं। अगर आपकी कॉल्स इन एरियर्स है तो 2 बातें होंगी। एज अ रिजल्ट ऑफ सच कॉल्स इन एरियर्स या तो कंपनी ने आपके शेयर्स को फोरफिट कर लिया होगा या नहीं। तो अगर कॉल्स इन एरियर्स है लेकिन फोरफीचर नहीं हुआ है तो आप अभी भी कंपनी के रिकॉर्ड में मेंबर है और आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगी। लेकिन अगर कॉल्स इन एरियर के साथ फोरफीचर भी हो चुका है, इसका मतलब यू आर नो लॉन्गर मेंबर ऑफ अ कंपनी एंड यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 पढ़ते ही दिमाग में आता है प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लेस के साथ साथ मैनर ऑफ मेकिंग अकाउंट्स भी सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है। जी हाँ, देयर आर 4 एसेंशियल एलिमेंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाते हुए। पहला, इट हैज टू बी ट्रू एंड फेयर। सेकेंडली, हर एक अमाउंट किस चीज को लेके हुआ है, हमें ट्रांजैक्शन का नेचर एक्सप्लेन करना पड़ता है। थर्ड, इट विल बी मेड ऑन अक्रूवल बेसिस एंड नॉट कैश बेसिस। आज आपने ऑर्डर डिस्पैच कर दिया, पैसा जब भी आएगा बात की बात है, आप उसे अपनी इनकम मान लेंगे। एंड फोर्थ, डबल एंट्री सिस्टम। तो सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 सिर्फ प्लेस के बारे में नहीं, मैनर फॉर प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में भी बताता है। सेक्शन 136 ऑफ द कंपनीज एक्ट बात करता है राइट ऑफ अ मेंबर टू रिसीव कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द कंपनी। यहाँ पर कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो अपने मेंबर को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल भेजेगी। लेकिन यहाँ मेरा क्वेश्चन आता है आपसे कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, वो मेंबर्स हैं, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन ऐसा मेंबर जिसकी कॉल्स इन एरियर्स है, कंपनी ने कॉल मनी मांगी थी और उसने पे नहीं की, क्या उस मेंबर को भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगी या नहीं? तो आइए समझते हैं। अगर आपकी कॉल्स इन एरियर्स है तो 2 बातें होंगी। एज अ रिजल्ट ऑफ सच कॉल्स इन एरियर्स या तो कंपनी ने आपके शेयर्स को फोरफिट कर लिया होगा या नहीं। तो अगर कॉल्स इन एरियर्स है लेकिन फोरफीचर नहीं हुआ है तो आप अभी भी कंपनी के रिकॉर्ड में मेंबर है और आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगी। लेकिन अगर कॉल्स इन एरियर के साथ फोरफीचर भी हो चुका है, इसका मतलब यू आर नो लॉन्गर मेंबर ऑफ अ कंपनी एंड यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखते हैं। ये बात तो हमें सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 में समझ आती है, लेकिन क्या कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहीं और भी रखे जा सकते हैं? आइए समझते हैं।
अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके कोई और प्लेस भी फाइनलाइज कर सकते हैं कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने के लिए, जो कि विद इन इंडिया होनी चाहिए। एंड जब बीआर पास होगा तो उसकी इंटीमेशन आरओसी को जाएगी बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर AOC 5 विद इन 7 days ऑफ पासिंग बीआर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कंपनी चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रजिस्टर्ड ऑफिस में भी रख सकती है या किसी और प्लेस में भी रख सकती है, लेकिन वो अदर प्लेस इंडिया में ही होनी चाहिए। Section 130 and 131 of the Companies Act deals with reopening and revision of accounts। आइए समझते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सेक्शन 130 के अंदर हम पिछले 8 साल के अकाउंट्स को रिवाइज कर सकते हैं, वहीं सेक्शन 131 के अंदर ये पावर सिर्फ 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स के लिए दी गई है। सेक्शन 130 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज एंड एनी कंसर्न पर्सन कैन फाइल एप्लीकेशन, लेकिन वहीं सेक्शन 131 के अंदर एप्लीकेशन बाय डायरेक्टर्स जाती है। जहां सेक्शन 130 है इसमें कोर्ट और एनसीएलटी दोनों ऑर्डर दे सकते हैं, जबकि सेक्शन 131 के अंदर हमें प्रायर अप्रूवल चाहिए एंड दैट टू ओनली सिर्फ एनसीएलटी का। सेक्शन 130 के अंदर बुक्स को रिवाइज करने का क्या रीजन हो सकता है, रीजन हो सकता है मिसमैनेजमेंट और डेट्रीमेंटल तरीके से अकाउंट्स को बनाया गया। वहीं 131 के अंदर रीजन हो सकता है नॉन कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जहां सेक्शन 130 के अंदर सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिवाइज किया जा सकता है, वहीं सेक्शन 131 में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज कर सकते हैं। सेक्शन 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो है वो बात करता है 8 सबसेक्शंस के बारे में, जिसमें से सबसेक्शन 1 जो है वो बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अप्रूवल, साइनिंग एंड सबमिशन टू दी ऑडिटर। सबसेक्शन 2 बात करता है ऑडिट रिपोर्ट एज अटैचमेंट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वहीं सबसेक्शन 3 बात करता है कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट के, जबकि सबसेक्शन 3A बात करता है कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट इन केस ऑफ ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। सबसेक्शन 4 बात करता है बोर्ड रिपोर्ट एज अटैचमेंट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वहीं सबसेक्शन 5 बात करता है डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट की। सबसेक्शन 6 बोलता है बोर्ड रिपोर्ट को साइन कौन करेगा, साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। सबसेक्शन 7 एनेक्सर्स एंड अटैचमेंट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, जबकि सबसेक्शन 8 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन की बात करता है। अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय है या ऑफिसर है तो आप उस कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते, ये बात तो हम सबको पता है। सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज B ये बोलता है। लेकिन अगर आप कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय के पार्टनर या एम्प्लॉय है, तो भी आप नहीं बन सकते कंपनी के ऑडिटर। ये बात लिखिए सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज C के अंदर। मतलब मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ऑफिसर या एम्प्लॉय नहीं हूं, मेरे को मुकेश अंबानी साहब ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अगर मुझे एम्प्लॉयमेंट पे रखा हुआ है तो भी मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ऑडिट नहीं कर सकता। कोई भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में या PCA की कोई भी फर्म अगर कोई प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट करती है जिसके बारे में नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन मिले, तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी कि NFRA उनके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर सकती है 2 तरीके के। पहला, आप पे पेनल्टी लगाई जा सकती है, और दूसरा, उस इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो प्रैक्टिस कर रहा है या उनकी पूरी की पूरी फर्म को डीबार किया जा सकता है प्रैक्टिस से 6 महीने से लेके ज्यादा से ज्यादा 10 साल के लिए। ये पावर NFRA को कहां दी गई है? सेक्शन 132 सबसेक्शन 4 के क्लॉज C के अंदर। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थोड़ा बच के। देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स जो बैलेंस शीट के साथ एनेक्स होते हैं, वहीं कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो बैलेंस शीट के साथ अटैच होते हैं। सर ये एनेक्सर एंड अटैचमेंट में फर्क क्या होता है एंड इसकी क्या लीगल इंप्लीकेशन है, आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि एनेक्सर का मतलब होता है ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके बिना जो इससे पहले लगा हुआ डॉक्यूमेंट है वो भी इनकम्प्लीट एंड इनवैलिड हो जाएगा, जबकि अटैचमेंट का मतलब होता है कि जो सेकेंड डॉक्यूमेंट है वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट से रिलेट तो कर रहा है लेकिन इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट है और ये पहले वाले डॉक्यूमेंट को इनवैलिड नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट के पीछे जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होती है वो एनेक्सर होता है, वहीं बैलेंस शीट के पीछे जो आपका ऑडिट रिपोर्ट होती है, बोर्ड रिपोर्ट होती है, वो अटैचमेंट होती है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी चीज बैलेंस शीट के साथ एनेक्स होगी जैसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनका भी ऑडिट होगा, जबकि बैलेंस शीट के साथ जो चीजें अटैच्ड है जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट, उनका ऑडिट नहीं होगा। हमारी कंपनी के डायरेक्टर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ये उनका स्टैट्यूटरी राइट है अंडर सेक्शन 128 सबसेक्शन 3। लेकिन हमारा कोई डायरेक्टर जब राइवल कंपनी ज्वाइन कर लेता है और अभी तक उसने हमारी कंपनी को रिजाइन नहीं किया, क्या वो भी रिक्वेस्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए? क्योंकि सेक्शन 128 सबसेक्शन 3 में लिखा है एनी डायरेक्टर। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है एन बखारिया वर्सेस सुप्रीम जनरल फिल्म्स लिमिटेड के मान लिया डायरेक्टर्स का स्टैट्यूटरी राइट है इंस्पेक्ट करना बुक्स को, लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। एंड कोई ऐसा डायरेक्टर जो राइवल कंपनी को ज्वाइन कर लेता है, कंपनी जो है, कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, जो फाइनेंस अकाउंट्स के हेड हैं, वो ऐसे डायरेक्टर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाने से मना कर सकते हैं। जब भी एक कंपनी अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करती है तो वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर या तो एक इंडिविजुअल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है या एक फर्म हो सकती है। ये बात कहाँ लिखी है? सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 में एंड उसके प्रोवाइजो में। लेकिन वही एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब भी कोई कंपनी किसी फर्म को अपॉइंट कर रही है एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो वो तभी अपॉइंट हो सकती है जब उसके मेजॉरिटी पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। मतलब अगर एक फर्म है जिसमें 5 पार्टनर्स हैं, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, 1 CS है, 1 CMA है, तो ऐसी फर्म को तो अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी फर्म है जिसमें 3 कंपनी सेक्रेटरीज है, 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड 1 CMA, ऐसी फर्म को कंपनी ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकती। सर कौन सी कंपनी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं और कौन सी कंपनी पे इंड AS यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं? सर हमें कैसे पता चलेगा, आइए समझते हैं। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं या इंटेंडेड टू बी लिस्टेड है, मतलब जिन्होंने सेबी को अप्लाई किया है इन प्रिंसिपल अप्रूवल, प्राइमरी अप्रूवल के लिए एंड वो प्रोसेस में है लिस्ट होने के, इन दोनों कंपनीज को, इसके अलावा अनलिस्टेड कंपनीज जितनी भी है जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, एंड इन दोनों की होल्डिंग, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट कंपनीज, मतलब कैटेगरी 1 लिस्टेड कंपनीज एंड प्रपोज टू बी लिस्टेड, कैटेगरी 2 अनलिस्टेड कंपनीज जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, एंड कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 की होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट कंपनीज, इन सब पे इंड AS एप्लीकेबल होते हैं। सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर बाय CAGI, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो पहला ऑडिटर अपॉइंट करेंगे विद इन 60 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, एंड अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं कर पाते हैं तो वो मेंबर्स को बताएंगे जो कि नेक्स्ट 60 डेज के अंदर अंदर EGM के अंदर मेंबर्स ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। लेकिन सवाल आता है कि ये CAGI जो है ये कौन सी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करते हैं? सर ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंपनी, ये तो हमें पता है, लेकिन बेटा यहां पर 2 चीजें और है, ध्यान से समझेगा। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 45 यानी कि जिसमें गवर्नमेंट का 51% और मोर पेड अप कैपिटल है, वो तो आएगी। इसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, यानी कि अगर गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में मोर देन 50% शेयर दिया, 50.1, तो उस कंपनी का भी ऑडिटर CAGI अपॉइंट करेगा, चाहे वो सरकारी कंपनी नहीं है। एंड अगर कोई गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी है, मतलब अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का 50% से कम शेयर भी है, 48% शेयर है, लेकिन गवर्नमेंट के जितना शेयर होल्डर बड़ा और कोई नहीं है, बाकी सबके पास स्कैटर्ड शेयर्स हैं, इवन इन दैट पर्टिकुलर केस वो गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी है और उसमें भी CAGI ही ऑडिटर अपॉइंट करेगा। कोई भी ऑडिटर अपनी किसी भी क्लाइंट कंपनी से अगर रिजाइन करना चाहता है तो रिजाइन करते हुए उसको विद इन 30 डेज ऑफ द रेजिग्नेशन फॉर्म नंबर ADT 3 देना पड़ता है ROC को। ADT 3 के साथ वो अपने रीजंस भी देता है बिहाइंड दी रेजिग्नेशन, एंड ये ADT 3 जब उसने ROC को फाइल कर दिया तो उस फॉर्म की कॉपी एंड वो चालान, वो रसीद जो उसको मिली है फीस भरने पे, वो फॉर्म एज वेल एज वो रिसीद ऑफ फाइलिंग, वो दोनों चीजें वो कंपनी को भी फॉरवर्ड करता है। अगर ये सरकारी कंपनी है या गवर्नमेंट ओन्ड या कंट्रोल्ड कंपनी है तो इस केस में रेजिग्नेशन की जो ADT 3 की कॉपी है वो कंपनी के साथ साथ CAGI यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी जाएगी। सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है कि अगर आप कंपनी के ऑडिटर हैं तो आप कंपनी को कौन कौन सी प्रोहिबिटेड सर्विसेज हैं जो आप नहीं दे सकते। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है
इंडियन एयरफोर्स ऑल इंडिया रैंक मोहम्मद इब्राहिम, ये मेरा एक स्टूडेंट है जो कि इंडियन एयरफोर्स में था, सीएमए फाइनल की कोचिंग ली थी उसने मेरे से और उसकी ऑल इंडिया रैंक आई थी। इंडियन का आई से इंटरनल ऑडिट, एयर का ए से अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग, फोर्स का एफ यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम की डिजाइनिंग, फिर AIR ए से आता है आपका एक्चुरियल सर्विसेज, आई से आता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, आर से आता है रिसोर्स और फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स, आप कंपनी के लिए कोई फाइनेंस अरेंज नहीं कराएंगे। फिर इसके बाद एम से आता है आपका मैनेजेरियल सर्विसेज एंड दोबारा आई से आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। तो ये याद रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स ऑल इंडिया रैंक मोहम्मद इब्राहिम, इससे आप प्रोहिबिटेड सर्विसेज की लिस्ट को याद कर सकते हैं। सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 जब हम पढ़ते हैं पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, उसके अंदर हम 6 क्लॉजेस पढ़ते हैं जिसको ऑडिटर चेक करता है। क्लॉज ए बोलता है ऑडिटर देखेगा कंपनी ने कोई अनसिक्योर्ड लोन तो नहीं दिया। वहीं क्लॉज बी बोलता है कि ऑडिटर देखेगा कंपनी ने कुछ गलत एंट्री तो नहीं करी। वहीं क्लॉज सी बोलता है कि कंपनी ने महंगे में हायर प्राइस पे शेयर्स लेके सस्ते प्राइस पे किसी को बेच तो नहीं दिए। वहीं क्लॉज डी बोलता है कि कंपनी ने किसी को लोन तो नहीं दिया जिसको सामने वाले ने डिपॉजिट दिखा दिया हो। क्लॉज ई बोलता है कि कंपनी का पैसा डायरेक्टर्स अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए तो यूज नहीं कर रहे। एंड क्लॉज एफ बोलता है कि कंपनी ने किसी को शेयर्स अलॉट किए फॉर कैश और ऐसा ना हो कि कैश आया ही ना हो। ये सारी चीजों को जब ऑडिटर देखता है तो इसे स्टैट्यूटरी ऑडिट के साथ साथ प्रोप्राइटरी ऑडिट भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऑडिटर सिर्फ ट्रांजैक्शंस नहीं देख रहा, उन ट्रांजैक्शंस की जेन्युइननेस को भी चेक कर रहा है। सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 बात करता है रिमूवल ऑफ ऑडिटर की। अगर कोई भी कंपनी रिमूव करना चाहती है तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे। उसके 30 डेज में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि रीजनल डायरेक्टर को ADT 2 फॉर्म देंगे विद द कॉपी ऑफ VR। जो RD है रीजनल डायरेक्टर वो ऑडिटर को शो कॉज नोटिस देगा एंड उसके बाद अगर RD को ठीक लगता है तो वो कंपनी को अप्रूवल दे देगा फॉर रिमूवल। एंड अप्रूवल आने के 60 डेज के अंदर अंदर कंपनी EGM में SR पास करेगी और फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके 30 डेज में ROC को MGT 14 फाइल कर देगी। इसका मतलब रिमूवल ऑफ ऑडिटर के लिए क्या चाहिए, BR प्लस CG यानी कि RD का अप्रूवल प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन। एक कंपनी के लिए कौन कौन से रजिस्टर्स को मेंटेन करना जरूरी होता है। स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स टू बी मेंटेन बाय कंपनी। सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी शेयर, सेक्शन 68 बायबैक का रजिस्टर, सेक्शन 73 जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर ऑफ डिपॉजिटर, सेक्शन 85 जो कि रजिस्टर ऑफ चार्जेस होता है। सेक्शन 88 में 6 रजिस्टर होते हैं, एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, दूसरा इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, देन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर, इंडेक्स ऑफ डिबेंचर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर, देन एक इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर जो कि डिपॉजिटरी मेंटेन करता है, एंड फॉरेन रजिस्टर जो कि कंपनी इंडिया के बाहर रखती है। इसके बाद आता है 90 में रजिस्टर ऑफ SBO सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, 110 में पोस्टल बैलेट, 118 में आता है मिनट्स, 128 में आते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 170 में आता है रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड KMP, 186 में आता है इंटर कॉर्पोरेट लोन का, 187 में इन्वेस्टमेंट मेड बाय कंपनी बट नॉट इन इट्स ओन नेम, एंड 189 में वो रजिस्टर जिसके अंदर सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 68 जो कि प्राइवेट कंपनी की बात करता है, उसके क्लॉज 2 के अंदर ये तो दिया गया कि 200 से ज्यादा मेंबर एक प्राइवेट कंपनी में नहीं हो सकते, लेकिन वहां डिबेंचर होल्डर्स की तो कोई लिमिट नहीं दी। तो क्या आपको भी ये लगता है कि डिबेंचर होल्डर्स प्राइवेट कंपनी में इन्फिनाइट हो सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आइए समझते हैं। एक प्राइवेट कंपनी जो है वो एक साल में 200 से ज्यादा लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डिबेंचर नहीं कर सकती। जी हाँ, इसका मतलब अगर उसने पहले 10 सालों में 200 लोगों को 200 लोगों को हर साल प्राइवेट प्लेसमेंट करी तो 10 साल में 2000 लोगों को करी। हाँ सर, उसके बाद 11वें साल तो उसे रिडीम करना पड़ेगा ना। आपको पता है कि डिबेंचर जो है वो 10 साल से ज्यादा के लिए इशू नहीं किए जा सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि 11वें साल जब कंपनी रिडीम करेगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स तो वो 1800 डिबेंचर होल्डर हो जाएंगे। फिर कंपनी दोबारा 200 लोगों को इशू करेगी तो दोबारा 2000, मतलब प्राइवेट कंपनी में 2000 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर्स नहीं हो सकते। इक्विटी शेयर्स पे वोटिंग राइट मिलता है और प्रेफरेंस शेयर्स पे वोटिंग राइट नहीं मिलता, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 साल डिविडेंड नहीं दिया तो उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिल जाता है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है जो बच्चे बार बार मुझसे पूछते हैं कि सर क्या डिबेंचर होल्डर्स को कभी भी किसी हालात में वोटिंग राइट मिल सकता है या डिबेंचर्स कंपनी ओरिजिनली वोटिंग राइट वाले इशू कर सकती है? तो बच्चे द आंसर इज नो। सेक्शन 71 सबसेक्शन 2, जी हाँ, आप बार बार मुझसे पूछते हो कि सर सोर्स क्या है आपके आंसर का, तो सोर्स है
सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 जो कि बोलता है कि कंपनी कभी भी ऐसे कोई डिबेंचर इश्यू नहीं कर सकती जिसमें वोटिंग राइट हो। तो आंसर इज कि डिबेंचर एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो डेट इंस्ट्रूमेंट होती है। कंपनी जब इश्यू करती है, आपसे पैसा देती है, आपको फिक्स इंटरेस्ट देती है, आपका फिक्स रिडेम्पशन पीरियड होता है एंड किसी भी तरीके के डिफॉल्ट में आपको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता इफ यू आर अ डिबेंचर होल्डर। सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 का सेकेंड प्रोवाइजो विमेन डायरेक्टर की बात करता है। इसको रूल 3 के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें बोला गया है हर लिस्टेड कंपनी को या कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ रुपीस या उससे ज़्यादा है या टर्नओवर जो है वो 300 करोड़ रुपीस या उससे ज़्यादा है एज पर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, तो ऐसी कंपनीज को विमेन डायरेक्टर रखनी पड़ेगी कम से कम एक। याद रखिएगा, लिस्टेड कंपनी के अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है पेड अप या टर्नओवर का। ये पेड अप और टर्नओवर का क्राइटेरिया किस में देखना है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में अगर पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो फिर ऐसी कंपनीज को विमेन डायरेक्टर रखनी पड़ेगी। डायरेक्टर्स जो कि कंपनी लॉ में हमको बहुत बड़ा चैप्टर लगता है, एक्चुअली में वो चैप्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, पार्लियामेंट के हिसाब से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब ये कि डायरेक्टर्स जो है वो चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13 है बेटा बेयर एक्ट का। चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके अंदर सेक्शन नंबर 149 से लेके 172 होते हैं एंड इसके अंदर जितने भी फॉर्म नंबर हैं वो DIR के नाम से होते हैं। वहीं जो चैप्टर नंबर 12 है उसका नाम है मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, जिसमें सेक्शन नंबर 173 से लेके 195 तक होते हैं एंड उसके अंदर जो फॉर्म्स होते हैं वो MBB के नाम से होते हैं। एंड चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल, जिसमें सेक्शन 196 से लेके 205 तक आता है। तो मतलब जब हम डायरेक्टर बोलते हैं बेटा, तो डायरेक्टर का मतलब है सेक्शन 149 से लेके 205 तक, यानी कि चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13 एज पर बेयर एक्ट। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ये तो हमें पता है, लेकिन कंपनी के टॉप लेवल पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जिनको हम कलेक्टिवली बोर्ड और इंडिविजुअली डायरेक्टर बोलते हैं, उनका कंपनी के साथ क्या रिलेशन होता है, उनका क्या लीगल स्टेटस या क्या लीगल पोजीशन होती है विद शेयर होल्डर्स, आइए समझते हैं। पहला पॉइंट आता है कि क्या डायरेक्टर्स कंपनी के एजेंट्स होते हैं, तो आंसर इज यस। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन जो है डायरेक्टर्स उन्हीं के थ्रू काम करती है, और क्योंकि वो कंपनी के बिहाफ पे काम करते हैं इसलिए उन्हें एजेंट बोला जाता है। केस का नाम फर्ग्यूसन वर्सेस विल्सन 1904 का केस है। वही सेकंड पॉइंट आता है कि क्या डायरेक्टर्स कंपनी के ट्रस्टीज होते हैं। वैसे तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 बोलती है कि ट्रस्टी के नाम पे ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन डायरेक्टर्स के नाम पे कंपनी की प्रॉपर्टी तो हो नहीं सकती। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी और कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे होती है, तो डायरेक्टर स्ट्रिक्ट सेंस में देखा जाए तो ट्रस्टीज नहीं होते। लेकिन एक केस हुआ था जिसका नाम था स्मिथ वर्सेस एंडरसन। ये केस 1880 का था और इसके अंदर बोला गया था कि डायरेक्टर्स एक्ट इन फ्यूडिशरी पोजीशन विद द शेयर होल्डर्स एंड विद द कंपनी। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि यस, कंपनी एंड शेयर होल्डर्स को उन पे विश्वास होता है, इसलिए वो ट्रस्टीज माने जाएंगे। कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए हम सबको डिन नंबर चाहिए, ये तो हम जानते हैं, एंड डिन लेने के लिए DIR 3 फाइल करना पड़ता है, ये भी हमें पता है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे इंसान को डायरेक्टर बनाना चाहते हैं जो इंडिया से नहीं बल्कि इंडिया की नेबरिंग कंट्री से है, जिसके साथ हम अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे कि इंडिया के लेफ्ट से पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान, राइट साइड पे चाइना, देन नेपाल, फिर भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश या इंडिया के कोस्टल लाइन पे श्रीलंका ही क्यों ना हो, इनमें से किसी भी देश का इंसान अगर हमारे देश में डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए उसको भी डिन लेना पड़ेगा। लेकिन उसको जब डिन के लिए वो अप्लाई करेगा तो DIR 3 के साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का क्लियरेंस लेना पड़ेगा। जी हाँ, याद रखिएगा दोस्तों, जब तक आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से क्लियरेंस नहीं मिलेगा तब तक आपको डिन अलॉट नहीं होगा और आप इंडिया में किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकेंगे। सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 बात करता है मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की। जहां OPC के अंदर मिनिमम 1 डायरेक्टर होते हैं, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, वहीं पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होते हैं। लेकिन जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो तीनों ही प्रकार की कंपनीज में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। अगर आपको 15 से ज़्यादा डायरेक्टर रखने हैं, फिर चाहे वो OPC हो, प्राइवेट हो या पब्लिक कंपनी हो, तो उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स को रखने के लिए। लेकिन याद रखिएगा, गवर्नमेंट कंपनी हो या सेक्शन 8 कंपनी हो, उनको 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स भी रखने हैं तो कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या माइनर कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? आइए समझते हैं। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 164 बात करता है
डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर की, उसके अंदर लिस्ट दी गई है कि कौन कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता, लेकिन वहां माइनर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। इसका मतलब कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 164 माइनर को डायरेक्टर बनने से मना नहीं करता। इसका मतलब क्या हम ये मान लें कि यस माइनर डायरेक्टर बन सकता है कंपनी में? नहीं जी, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में डायरेक्टर बनने के लिए आपको डिन चाहिए होता है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, एंड जो डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो कभी भी माइनर को अलॉट नहीं होता। तो प्रैक्टिकली सेइंग अगर हम बात करें तो माइनर को डिन नहीं मिलेगा और बिना डिन के कोई डायरेक्टर बन नहीं सकता, इसलिए माइनर कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। बच्चे अक्सर होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर के टेन्योर को लेके कंफ्यूज रहते हैं। तो कई बच्चों को लगता है कि सर इनका टेन्योर 5 साल का है, या कई बच्चे कहते हैं कि सर 3 इयर्स का है। तो आइए समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या। जहां सेक्शन 196 सबसेक्शन 2 बात करता है कि किसी भी होल टाइम डायरेक्टर या एमडी का टेन्योर 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप किसी भी होल टाइम डायरेक्टर या एमडी को अपॉइंट करते हैं लेकिन वो रोटेशनल डायरेक्टर है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 एंड ही इज लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, तो फिर उस केस में उनका टेन्योर 5 साल से कम का हो जाता है। जहां दो कंपनीज को मर्ज होने के लिए एनसीएलटी का अप्रूवल लेना होता है एज पर सेक्शन 232 रेड विद सेक्शन 230, वहीं कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज हैं जो एनसीएलटी की अप्रूवल के बिना भी मर्ज हो सकती हैं, उनको एनसीएलटी की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। जी हां, अगर 2 या 2 से ज्यादा स्मॉल कंपनीज मर्ज हो रही हैं या एक होल्डिंग कंपनी अपनी होली ओन सब्सिडरी के साथ मर्ज हो रही है, या स्टार्टअप कंपनीज मर्ज हो रही हैं, या स्टार्टअप कंपनी एंड स्मॉल कंपनी मर्ज हो रही हैं, तो ये 4 कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिसके अंदर आप सेक्शन 233 में फास्ट ट्रैक मर्जर कर सकते हो विदाउट एनसीएलटी अप्रूवल, जस्ट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सही डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं जिसकी वजह से कंपनी लॉसेस में जा रही है। क्या ये ग्राउंड हो सकता है मेंबर्स का नाराज होकर एनसीएलटी के पास मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन डालने का? आइए समझते हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं कुमार मंगलम बिरला सर का एग्जांपल लूं, वन ऑफ द वाइज बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, इन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस में हाथ डाला है एंड इन्होंने उसमें महारत हासिल की है, इन्होंने वहां पर सक्सेस दिखाई है, लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस सक्सेस वो वोडाफोन आइडिया के साथ टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाए एंड उनको जो लॉसेज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या हम उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कैपेसिटी पे, क्या हम उनकी इंटीग्रिटी पे, क्या हम उनकी एफिशिएंसी और एक्सपर्टीज पे डाउट कर सकते हैं? जी नहीं, ये मिसमैनेजमेंट नहीं माना जाएगा अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ डिसीजंस ले रहे हैं जिसकी वजह से कंपनी को लॉसेज हो रहे हैं। इट वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ अशोक बिटलनेट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस MK चंद्रकांता। कंपनी ह्यूज प्रॉफिट्स में है एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन ह्यूज प्रॉफिट्स कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही है एंड सारा का सारा पैसा रिटेन अर्निंग्स में रखती है। इससे नाराज मेंबर्स जो शेयर होल्डर्स हैं वो नाराज होकर एनसीएलटी के पास चले जाते हैं एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन डाल देते हैं। क्या एनसीएलटी को ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी चाहिए? क्या मिसमैनेजमेंट मान के कंपनी को लाइबल ठहराना चाहिए? आइए समझते हैं। एक केस हुआ था थॉमस वेटम वर्सेस कुटानाट रबर्स कंपनी लिमिटेड। इस केस के अंदर जजमेंट आई थी कि अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए तो इट विल नॉट बी टर्म्ड एज मिसमैनेजमेंट। एक कंपनी में 800 मेंबर्स हैं एंड वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से नाराज हैं और वो एनसीएलटी के पास मिसमैनेजमेंट के लिए एप्लीकेशन डालना चाहते हैं। ये तो हमें पता है कि टोटल मेंबर्स अगर 800 है तो उनका 1/10 80 और 100 व्हिचएवर इज लेस, यानी कि 80 मेंबर्स एनसीएलटी के पास जा सकते हैं। लेकिन पॉइंट आता है कि सर जिस दिन वो 80 मेंबर्स गए उन्होंने उस पिटीशन को साइन किया, लेकिन बाद में 20 मेंबर्स ने उस पिटीशन से अपना नाम विड्रॉ कर लिया। अब क्या एनसीएलटी उस केस को चलाएगा? उसकी एडमिसिबिलिटी मेंटेन रहेगी या वो केस खत्म हो जाएगा? तो यहां पर राजामुंद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन वर्सेस नागेश्वर राव का केस आता है एंड इसमें जजमेंट आई थी कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन दिखा जाएगा, ना कि बाद में। तो अगर बाद में नंबर ऑफ मेंबर्स विड्रॉ भी कर लेते हैं अपनी कंसेंट, इट विल रिमेन इररेलेवेंट एंड वो जो केस है वो वैलिड माना जाएगा।